Hello everyone, this is our ninth video of marketing. Basically this is the second chapter of marketing. ठीक है, ये सेकंड चैप्टर है मार्केटिंग का, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का। बेसिकली मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजी के मार्केटिंग और स्ट्रेटजी को हम देखेंगे कि किस तरह से मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं इस चैप्टर के अंदर, इन टॉपिक्स के अंदर। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास रिटर्न है स्ट्रेटजिक प्लानिंग। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि स्ट्रेटजी एक आप वर्ड सुनते हैं और एक आप वर्ड सुनते हैं प्लान। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? स्ट्रेटजी जो वर्ड है बेसिकली ये आर्मी से आया है, ठीक है, आर्म फोर्सेस से आया है कि वो जब भी कोई जंग करने या कुछ अपनी एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं तो वो एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। स्ट्रेटजी फ्लेक्सिबल होती है, मीन्स कि अगर आप जंग करने गए हुए हैं तो आपको वहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तो आप इम्प्रोवाइज़ करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आज हम अब घर जाएंगे एक नई स्ट्रेटजी बना के आएंगे, दोबारा वहीं पे इम्प्रोवाइज़ करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्लान बेसिकली बिजनेस टर्म है। इसमें ये होता है कि अगर जब आपका एक प्लान फेल हो जाता है तो आप प्लान बी लेके आते हैं, प्लान सी लेके आते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें थोड़ी कम होती है, तो स्ट्रेटजी में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग, तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी भी है और प्लान्स भी हैं, तो हम इसको मार्केटिंग में किस तरह से लेके चलते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेटजिक प्लानिंग के बारे में लिखा हुआ है कि वो होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रेटजिक फिट between organizations goals and capabilities and its changing marketing opportunities। अ प्रोसेस है डेवलप बनाने का और मेंटेन करने का स्ट्रेटजिक फिट। डिग्री या लेवल, ठीक है, कंपनी की जो डिग्री और लेवल है कि वो जो कंपनी की गोल्स हैं और उनकी कैपेबिलिटीज़, काबिलियत जो हैं वो मैच कर जाएं मार्केटिंग की बाहर वाली चेंज होती हुई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, ठीक है। कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेवलप करते हैं, हम मेंटेन करते हैं ऐसी स्ट्रेटजी जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और कैपेबिलिटी को काबिल बनाती है कि वो मार्केट के चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मैच कर जाए। मीन्स के अब मैं जैसे मिसाल देता हूँ कि किसी रोड पे फ्लाईओवर बन जाती है और शॉप्स को प्रॉब्लम हो जाती है, या समटाइम प्राइस पेट्रोल के कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, ये समटाइम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, समटाइम थ्रेट्स और प्रॉब्लम होती हैं। तो लेकिन कंपनी की इतनी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, इस तरह की स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए कि जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ और जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उनका सामना कर सके, ठीक है। तो ये बेसिकली स्ट्रेटजिक प्लानिंग कहलाती है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और कैपेबिलिटीज़ को मैच करना है मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, ये क्रिएट करती हैं अपॉर्चुनिटीज़। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। हमारे यहाँ एक आइडियल बेकर है, आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। फ्लाईओवर बनी और जो फ्लाईओवर की मेट्रो बनी और मेट्रो के जो स्टेयर्स थी वो उसकी शॉप्स के आगे आ गई, ठीक है। तो उसने उस शॉप को तो वहीं रखा, लेकिन अब उसकी वो सेल वहाँ पे ज़्यादा नहीं हो रही थी, तो उसने उससे भी बड़ी शॉप बना दी, ठीक है। अब उससे भी बड़ी आइडियल बेकरी भी है, उस पर शॉप भी है, हर चीज़ आपको मिलती है, और पहले से 2 गुना बड़ी उसने अपनी शॉप बनाई है। कि एक प्रॉब्लम आई जिसने उसको अपॉर्चुनिटी दी और उसने बहुत बड़ा बिजनेस कर दिया अपना। तो हमेशा प्रॉब्लम जो है आपके साथ अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं। इस पे कभी एक और हम लेक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग बेसिकली कंपनी के गोल्स और कैपेबिलिटी को इस काबिल बनाना कि वो मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मैच कर सकें। आगे हमारे पास लिखा हुआ है कंपनी यूजली प्रिपेयर एनुअल प्लान, लॉन्ग रेंज प्लान एंड स्ट्रेटजिक प्लान। कंपनी यूजली जो है एनुअल सालाना प्लान बनाती है, लॉन्ग रेंज साल से भी ज़्यादा के लंबे प्लान बनाती है, और स्ट्रेटजिक प्लान बनाती है। द एनुअल एंड लॉन्ग रेंज प्लान डील विद कंपनी करंट बिजनेसेस एंड हाउ टू कीप देम गोइंग। अब जो एनुअल और लॉन्ग रेंज प्लान है वो बेसिकली डील करते हैं कंपनी के करंट बिजनेस, कि कंपनी करंट बिजनेस कर क्या रही है और किस तरह से उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। कि कंपनी का जो करंट बिजनेस है, किसी भी कंपनी का जो करंट बिजनेस है उसको बरकरार रखना है और आगे किस तरह से बनाना है, ये एनुअल और लॉन्ग रेंज प्लान्स होते हैं। कि हमने साल में इतना ये बिज़नेस एक्सपैंड करना है, इतनी कमाई करनी है, और 5 साल बाद हमारा ये वाला जो बिज़नेस है ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, इसकी सारी प्लानिंग एनुअल और लॉन्ग रेंज प्लान में होती है। आगे देखते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेटजिक प्लान इन्वॉल्व अडेप्टिंग द फर्म टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी इन इट्स कॉन्स्टेंट चेंजिंग एनवायरनमेंट। और स्ट्रेटजिक प्लान जो होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं फर्म को इस काबिल बनाते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मार्केट के अंदर कांस्टेंट एक मिकदार के हिसाब से चेंज हो रही हैं, उनको
उनके एडवांटेज, उनका बेनिफिट उठा सके। ये स्ट्रेटेजिक प्लान का बेसिकली काम होता है कि जो इन्वायरमेंट में चेंजिंग आ रही हैं डेली बेसिस पे, जैसे कि आजकल बिजनेस जो हैं वो इन्वायरमेंट को देखते हुए, लाइक कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए सारे ऑनलाइन आ रहे हैं। उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है कि हम सारे ऑनलाइन आ जाते हैं। तो इस तरह से कंपनी बेसिकली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाते हैं। अब ये कंप्लीट प्रोसेस है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जिसको कहा जाता है कंपनी वाइड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कंपनी वाइड, कंपनी के पूरे एरिया में फैली हुई मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब इसके कुछ प्रोसेस है, ये बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं डिफरेंट इस प्रोसेस के। तो नंबर 1 है डिफाइनिंग द कंपनी मिशन, कि कंपनी का पर्पस बताएं, कंपनी का मिशन क्या है, वो काम क्या करती है, सबसे पहले हमें यह बताना चाहिए स्ट्रेटजी बनाते वक्त। दूसरा, सेटिंग कंपनी एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, हमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और गोल, उसके मकासद क्या हैं, उसके एम क्या है, वो क्या करना चाहती है, हमने वो सेट करने हैं, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइनिंग द बिजनेस पोर्टफोलियो, हमने बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है, हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, हमारी सर्विसेज कौन कौन सी हैं जो हम कस्टमर को देने वाले हैं। बेसिकली पोर्टफोलियो एक पूरी फाइल को कहते हैं जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो हमने डिज़ाइन करना है हमारी बिजनेस पोर्टफोलियो क्या है, हम क्या काम करेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे, कौन कौन से सर्विसेज हम देंगे, हमें ये डिज़ाइन करना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्लानिंग, मार्केटिंग एंड अदर फंक्शनल स्ट्रेटजी। अब हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और मार्केटिंग फंक्शनल स्ट्रेटजीज बनानी है। इस पे आपके टूल्स आ जाएंगे लाइक 4Ps वगैरह, और डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आ जाएंगी बिजनेस यूनिट के हिसाब से, कि हम बिजनेस यूनिट एक्सपैंड कर रहे हैं। हम पहले नेशनल का मसाला बनाते थे, फिर हमने नेशनल की जैम बनाना शुरू कर दी, फिर नेशनल की केचप बनाना शुरू कर दी, कि हमने अपने बिजनेस यूनिट को बढ़ाना शुरू कर दिया। सिमिलर हमने प्रोडक्ट्स बढ़ाना शुरू कर दिए, हमने मार्केट का लेवल बढ़ा दिया, हम मार्केट आगे बढ़ा के जा रहे हैं। पहले हम इतने से एरिया पे कवर करते थे, अब हमने ज़्यादा कवर करना शुरू कर दिया। तो इसके बारे में हम मार्केटिंग और फंक्शनल स्ट्रेटजीज बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं आपके कंपनी वाइड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर, और हम इन चारों स्टेप्स को आगे फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे कि किस किस तरह से हम कंपनी के मिशंस को डिफाइन करते हैं, उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को हम सेट करते हैं, बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है हम उसको डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से जो हमारे स्ट्रेटजीज हैं मार्केटिंग और फंक्शनल उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। इस स्लाइड्स का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, this is our 10th video of marketing, and today our topic is defining the company mission. This is the first step of the company wide marketing strategy, ठीक है। कंपनी वाइड मार्केटिंग स्ट्रेटजी के जो प्रोसेस के स्टेप है, ये स्टेप नंबर 1 है डिफाइनिंग द कंपनी मिशन। तो इसके बारे में आज हम देखते हैं कि वो क्या कहता है। तो कंपनी मिशन बेसिकली कंपनी का पर्पस होता है, कंपनी का मकसद होता है। हर कंपनी अपना एक मिशन और विजन स्टेटमेंट बताती है। विजन के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। मिशन स्टेटमेंट बनाती है कि हमारी कंपनी का मकसद क्या है, ठीक है, कि हमारी कंपनी एग्जिस्ट क्यों करती है। तो मिशन स्टेटमेंट क्या होते हैं हम देख लेते हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, व्हाट बिजनेस दे आर इन एंड व्हाट दे वांट टू अकॉम्प्लिश इन द लार्जर इन्वायरमेंट। अब जो मिशन स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर्पस होता है, कि ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है उसकी स्टेटमेंट होती है। व्हाट बिजनेस दे आर इन, वो क्या बिजनेस करते हैं उसके बारे में बताती है। एंड व्हाट दे वांट टू अकॉम्प्लिश, वो क्या हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में बताती है। इन द लार्जर इन्वायरमेंट, एक माहौल के अंदर, एक मार्केट के अंदर वो क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में मिशन स्टेटमेंट बेसिकली हमें बताता है कि कंपनी का मकसद क्या है, वो बिजनेस क्या करते हैं, और वो क्या हासिल करना चाहते हैं लार्ज इन्वायरमेंट के अंदर। तो बेसिकली मिशन स्टेटमेंट की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। एक है प्रोडक्ट ओरिएंटेड और एक है मार्केट ओरिएंटेड। अब जो मिशन स्टेटमेंट है वो कंपनी या तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड बनाती है या मार्केट ओरिएंटेड बनाती है, या दोनों बनाती हैं। अब इनमें फ़र्क क्या होता है हम वो देखते हैं। प्रोडक्ट ओरिएंटेड देख लेते हैं कि वो मिशन स्टेटमेंट किस तरह से होता है। अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट फोकसेस ऑन द ऑफरिंग इटसेल्फ, समथिंग लाइक वी मेक एंड सेल फर्नीचर। अब जो मिशन स्टेटमेंट होगी किसी भी कंपनी की, कि एक स्टेटमेंट है उन्होंने बताई है कि हम क्या काम करते हैं, वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो सकती है। अब जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट होती है, ये वो स्टेटमेंट होती है जिस पे हम फोकस कर रहे होते हैं ऑन द ऑफरिंग, मीन्स कि कंपनी कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस दे रही है, उसी प्रोडक्ट और सर्विस के नाम पे वो अपना मिशन स्टेटमेंट बना देते हैं। लाइक एक फर्नीचर कंपनी है, वो अपना मिशन स्टेटमेंट बनाती है, वी मेक एंड सेल फर्नीचर, हम फर्नीचर बनाते हैं और सेल करते हैं, हम फर्नीचर बना के उसको सेल कर देते हैं, ये हमारा मिशन स्टेटमेंट है, यही हमारा काम है।
ठीक है, तो जो वो काम करते हैं वही वो मिशन स्टेटमेंट बना देते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है मार्केट ओरिएंटेड। अब मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट क्या होता है हम उसको देख लेते हैं। मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट फोकसेस ऑन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर, समथिंग लाइक वी ब्रिंग वार्मथ एंड कंफर्ट टू द कस्टमर थ्रू रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। अब जो मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट होता है, अगर कोई भी कंपनी मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट बनाती है तो अपनी स्टेटमेंट के अंदर कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स पे फोकस करती है, ना कि प्रोडक्ट और सर्विसेज पे वो जो बना रही होती है। ठीक है, उस प्रोडक्ट और सर्विस से क्या कस्टमर की नीड्स और वांट्स पूरी होगी उसके ऊपर फोकस करती है। लाइक सिमिलर फर्नीचर ही कंपनी ही है जिसका मिशन स्टेटमेंट है वी ब्रिंग वार्मथ एंड कंफर्ट टू द कस्टमर थ्रू रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। हम कस्टमर को कंफर्ट और वार्म प्रोवाइड करते हैं, हम उनको सुकून देते हैं, ठीक है, थ्रू रिस्पेक्ट और ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के साथ कि आप हमारा फर्नीचर हासिल करें, आपको सुकून कंफर्ट होगा। मीन्स कि अगर कोई सोफ़ा ख़रीदना चाहता है तो हमारा सोफ़े ख़रीदने से उसको कंफर्ट मिलेगा, वो सुकून से बैठेगा। अब कोई बेड ख़रीदता है तो वो कहता है कि एक कंफर्ट बेड होना चाहिए, एक सूटेबल खूबसूरत होना चाहिए। नीड क्या होती है बेसिकली बेड ख़रीदने की, ठीक है, अब फर्नीचर खरीदने की नीड ज़रूरत क्यों होती है, तो उन नीड्स एंड वांट्स की बेस पे हम मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब सेम कंपनी है जो फर्नीचर बनाती है, अब उसका प्रोडक्ट ओरिएंटेड है वी मेक एस फर्नीचर, हम फर्नीचर बनाते हैं और बेचते हैं। और जो मार्केट ओरिएंटेड है वी ब्रिंग वार्मथ एंड कंफर्ट टू द कस्टमर थ्रू रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, कि आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, हमारा जो बेड है, हमारा जो सोफ़ा है, जो हमारा फर्नीचर है वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा, आपको साथ देगा, आपको कंफर्ट पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये दो तरह की कंपनी जो है वो मिशन स्टेटमेंट बनाती हैं। हम एग्जांपल देख लेते हैं कि एक ही कंपनी दो तरह की किस तरह से बना सकती है रियल लाइफ में। एग्जांपल ऑफ मिशन स्टेटमेंट ऑफ नाइकी एंड वॉलमार्ट। हम नाइकी और वॉलमार्ट की एग्जांपल देखते हैं। नाइकी का नाम अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, जो एथलेटिक शूज़ बनाती है, कपड़े बनाती है, ठीक है। वॉलमार्ट एक रिटेल स्टोर है जो सस्ते दामों में लोगों को प्रोडक्ट और सर्विसेज फराहम करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं नाइकी की प्रोडक्ट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट, वी सेल एथलेटिक शूज़ एंड अपैरल। हम एथलेटिक जूते और कपड़े मलबूसात बेचते हैं। एथलेटिक कहते हैं मशक करने वाले को, मेहनत करने वाले को, एक्सरसाइज करने वाले को, जो प्लेयर्स होते हैं गेम्स खेलने वालों को एथलीट कहा जाता है, जिनको एथलेटिक कहा जाता है। तो हम एथलेटिक शूज़ और अपैरल बेचते हैं। यह नाइकी का प्रोडक्ट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट है, जो बनाते हैं वही मिशन स्टेटमेंट बना दिया। अब उनका मार्केट ओरिएंटेड क्या है, वी ब्रिंग इंस्पायरेशन एंड इनोवेशन टू एवरी एथलीट इन द वर्ल्ड। हम दुनिया भर के एथलीट के लिए इंस्पायरेशन और इनोवेशन लेके आते हैं, ठीक है। इंस्पायरेशन हौसला अफजाई, इनोवेशन जिद्दत। लाइक अगर हम नाइकी के शूज़ पहन के क्रिकेट खेलने जाते हैं तो हमें खुद ब खुद लगता है कि जनाब जी हम बहुत अच्छा खेलेंगे, सबसे ज़्यादा हमारी रनिंग बड़ी ज़बरदस्त होगी, इतने सॉफ्ट शूज़ जोगर्स हमने पहने हुए हैं, भागने में बड़ी आसानी होगी। तो जब हम उनके दिए हुए उनके उस कंपनी के जूते पहनते हैं तो हमें खुद ब खुद इनोवेशन और इंस्पायरेशन आने लग जाती है। तो नाइकी की ये मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट है। सिमिलर हम वॉलमार्ट को देख लेते हैं। अब वॉलमार्ट की प्रोडक्ट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट है वी रन डिस्काउंट स्टोर्स। हम सस्ते स्टोर चलाते हैं, मीन्स कि हमारे यहाँ गरीब शख्स आके भी ख़रीद सकता है क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं बड़े सस्ते होते हैं, हम सस्ते स्टोर चलाते हैं, ठीक है। तो ये उनका प्रोडक्ट ओरिएंटेड है जो वो काम करते हैं। अब वॉलमार्ट का मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट क्या है, सेव मनी लिव बेटर, पैसे बचाएं अच्छी ज़िंदगी गुजारें, ठीक है। वो वॉलमार्ट वाले कहते हैं कि हम अपॉर्चुनिटी देते हैं पुअर पर्सन को भी अमीरों की तरह शॉपिंग करने की, कि आप हमारे स्टोर पे आएँ और अमीरों की तरह शॉपिंग करें, इतना सस्ता हम बेचते हैं। वाकई ही वॉलमार्ट में बहुत सस्ता होता है, ना कि चेज़अप की तरह ये बहुत सस्ते प्रोडक्ट बेचते हैं। ये इतने बंडल में ख़रीदते हैं कि कंपनी इनको बहुत सस्ता प्रोडक्ट देती है और इसलिए ये सस्ता प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। अब ये इनका मिशन स्टेटमेंट जो है ये मार्केट ओरिएंटेड है, सेव मनी लिव बेटर, पैसे बचाएं अच्छी ज़िंदगी गुजारें। इस पर वो डिस्काउंट की बात ही नहीं करें कि हम सस्ती चीज़ें बेचते हैं। ये कस्टमर की नीड होती है कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे, अच्छे प्रोडक्ट खरीदे, तो वो उस नीड को पूरा कर रहे हैं, पैसे बचाएं अच्छी ज़िंदगी गुजारें। तो ये हमारा मिशन स्टेटमेंट था कि मिशन स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है, और हर कंपनी अपना एक मिशन स्टेटमेंट बनाती है ताकि लोगों को पता चले कि हम काम क्या करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मिशन स्टेटमेंट का टॉपिक जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ इसकी जो स्लाइड्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर 11th वीडियो ऑन मार्केटिंग and today our topic is Boston Consultant Group BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, जिसको आप BCG मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं।
तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि बीसीजी मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप बीसीजी मैट्रिक्स इज डेवलप्ड बाय ब्रूस हैंडरसन ऑफ द बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप इन अर्ली 1970s। ये जो बीसीजी मैट्रिक्स है ये डेवलप की थी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के ब्रूस हैंडरसन ने इन 1970s। ठीक है, ही वॉज अ अमेरिकन बिजनेसमैन जिसने ये बीसीजी मैट्रिक्स को डेवलप किया था। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक businesses or products are classified as low or high performance depending upon their market growth rate and relative market share. अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक, इस टेक्निक की बुनियाद पे बिजनेस और प्रोडक्ट आर क्लासिफाइड एज लो और हाई परफॉर्मेंस। जो भी कंपनी के बिजनेसेस होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं जो वो बनाती है उसको क्लासिफाई किया जाता है लो एंड हाई परफॉर्मेंस, कि ये बिज़नेस या ये प्रोडक्ट जो कंपनी का है ये हाई परफॉर्मेंस वाला है, ये बिज़नेस या ये प्रोडक्ट जो कंपनी का है ये लो परफॉर्मेंस वाला है, डिपेंडिंग अपॉन देयर मार्केट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। अब ये डिपेंड किस पे करता है कि कौन सा जो बिज़नेस और प्रोडक्ट है वो हाई परफॉर्मेंस और लो परफॉर्मेंस वाला है, वो करता है उसकी मार्केट ग्रोथ रेट पे, कि वो मार्केट में और कितना ग्रो हो सकता है, उस प्रोडक्ट या बिजनेस के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है, एंड रिलेटिव मार्केट शेयर, और मार्केट में उसका कितना शेयर है, कितना हिस्सा है, मींस कि वो अपने कंपेटिटिव जो प्रोडक्ट या बिजनेस है उनके मुकाबले में उसका कितना शेयर है मार्केट के अंदर। उसकी बिना पे हम देखते हैं कि हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट कौन सा है और लो परफॉर्मेंस प्रोडक्ट कौन सा है। अब टू अंडरस्टैंड द बोस्टन मैट्रिक्स वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ इंटर रिलेटेड। अब बोस्टन मैट्रिक्स को समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि मैट्रिक्स मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ कैसे इंटर रिलेटेड है, आपस में मिलते हैं। अक्सर लोगों को मार्केट शेयर का और मार्केट ग्रोथ का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता, तो सबसे पहले हम वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट होता क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं रिलेटिव मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिलेटिव मार्केट शेयर क्या होती है। अ मार्केट शेयर इज द परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट दैट इज बीइंग सर्विस बाय योर कंपनी measured either in the revenue terms or unit volume terms। अब मार्केट शेयर इज अ परसेंटेज। अब मार्केट शेयर जो है, मार्केट का हिस्सा जो है वो एक परसेंटेज है टोटल मार्केट का, जो कि सर्व किया जा रहा है बाय योर कंपनी। मीन्स के एक मार्केट है, उसमें बहुत सारी कंपनी काम करती हैं। अब आपकी कंपनी भी वहाँ पे कस्टमर को सर्व करती हैं, लेकिन आपकी कंपनी कितने परसेंटेज जो वहाँ के कस्टमर है उसको सर्व करती है, ये मार्केट शेयर कहलाती है। अब इसको मेजर कैसे किया जाता है, या तो इसको रेवेन्यू के टर्म में मेजर किया जाता है कि आप कितना रेवेन्यू कमाते हैं, ये आपको आपके इनकम स्टेटमेंट से पता चल जाता है, और दूसरी कंपनियों के इनकम स्टेटमेंट से कि आपका मुनाफा ज़्यादा हो रहा है या उनका मुनाफा हो रहा है ज़्यादा। और यूनिट वॉल्यूम टर्म, या आप ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के, या दूसरे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे पता चल जाता है कि हम ज़्यादा सामान बेच रहे हैं, यानी कि हमारा मार्केट पे कब्जा ज़्यादा है, मीन्स के लोग हमें ज़्यादा ख़रीदते हैं। तो ये रिलेटिव मार्केट शेयर होता है कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज का या बिजनेस का मार्केट में शेयर कितना है। आगे हम देखते हैं द हायर यूर मार्केट शेयर द हायर पोर्शन ऑफ द मार्केट यू कंट्रोल। जितना ज़्यादा आपका मार्केट शेयर होगा, जितना हायर आपका मार्केट शेयर होगा, इट्स मीन उतना ज़्यादा पोर्शन आप जो है मार्केट का वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हायर प्रपोर्शन मार्केट का आप कंट्रोल कर रहे होंगे अगर आपका मार्केट शेयर ज़्यादा होगा। तो बेसिकली मार्केट शेयर कहते हैं कि एक हिस्सा मार्केट का जिसको आपकी कंपनी सर्व कर रही है, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज सर्व कर रही हैं। कुछ प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से सर्व कर रहे होते हैं, मीन्स कि उनका मार्केट शेयर बहुत अच्छा होता है। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो नहीं होते। लाइक मैं पेप्सी और कोक की बात करूं तो कोक जो है वो अच्छा शेयर करती है मार्केट के अंदर, बहुत सारे कस्टमर को करती है, उनको सर्व करती है। पेप्सी भी कर रही है, वो भी अच्छा कर रही है। लेकिन जब मैं 7 अप और स्प्राइट की बात करूं तो 7 अप ज़्यादा अच्छा सर्व कर रही है एज़ कम्पेयर टू स्प्राइट। तो 7 अप का मार्केट शेयर एज़ कम्पेयर टू स्प्राइट जो है वो ज़्यादा है। तो हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारे पास लिखा हुआ है मार्केट ग्रोथ रेट। अब मार्केट ग्रोथ रेट क्या होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है हमें बीसीजी मैट्रिक्स तक जाने से पहले। तो मार्केट ग्रोथ इज यूज एज अ मेजर ऑफ मार्केट अट्रैक्टिवनेस। अब मार्केट ग्रोथ को यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए कि मार्केट में कशिश कितनी है,
मीन्स कि आपके लिए कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप मार्केट में और ग्रोथ कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, मार्केट्स एक्सपीरियंसिंग हाई ग्रोथ आर वंस वेयर द टोटल मार्केट शेयर अवेलेबल इज एक्सपेंडिंग एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू मेक मनी। अब मार्केट एक्सपीरियंसली ग्रोथ, जो मार्केटिंग ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो मार्केट होती हैं जिनमें टोटल शेयर ऑफ मार्केट का जो है वो एक्सपैंड कर रहा होता है, ठीक है, और वहाँ पे प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, पैसा बनाने के लिए। मीन्स कि ऐसी मार्केट जहाँ पे आप शेयर बढ़ा सकते हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी सारा पैसा कमा सकता है, ठीक है। इसको हम मार्केट ग्रोथ रेट कहेंगे। हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स आ गया। BCG मैट्रिक्स को बेसिकली ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स कहा जाता है। ये बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप ने बनाया था, डेट इज़ वाई इसको BCG मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अब BCG मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। पहले में स्टार है, दूसरे में क्वेश्चन मार्क है, तीसरे में आपके पास आ जाता है कैश काउ और फोर्थ में आ जाता है आपके पास डॉग। ये 4 कैटेगरीज हैं जहाँ पे हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम इनमें डालते हैं कि हमारा प्रोडक्ट स्टार है, हमारा प्रोडक्ट कैश काउ है, हमारा प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क है और ये वाला प्रोडक्ट डॉग है। अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास मार्केट ग्रोथ रेट लिखा हुआ है और ऊपर हाई है स्टार के और क्वेश्चन मार्क के लिए, और कैश काउ और डॉग के लिए लो है। मीन्स के मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो स्टार के लिए हाई हैं और क्वेश्चन मार्क के लिए हाई हैं, लेकिन कैश काउ में जो प्रोडक्ट की आएंगी कैटेगरीज या डॉग में आएंगी उनके लिए लो हैं। और अगर हम अबव देखें ऊपर तो हमारे पास रिलेटिव मार्केट शेयर है, वो स्टार और कैश काउ के लिए तो हाई है लेकिन क्वेश्चन मार्क और डॉग के लिए लो है। अक्सर लोग ये जो 2 टर्म है रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। आई होप कि जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो इनकी जगह 2 और टर्म यूज़ करते हैं लोग अक्सर। रिलेटिव मार्केट शेयर की जगह यूज़ करते हैं कैश जनरेशन और मार्केट ग्रोथ रेट की जगह यूज़ करते हैं कैश यूजेज। मीन्स के अब यहाँ पे अगर हम कैश जनरेशन का नाम लिख देते हैं तो स्टार और कैश काउ वो प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज होंगी जो ज़्यादा कैश जनरेट करती होंगी। क्वेश्चन मार्क और डॉग वो कैटेगरीज होंगी प्रोडक्ट की जो कम कैश जनरेट करती होंगी। अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें कैश यूजेज यानी कि स्टार्स और क्वेश्चन मार्क वो प्रोडक्ट की कैटेगरीज होंगी जो कि कैश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती होंगी, और कैश काउ और डॉग वो प्रोडक्ट की कैटेगरीज होंगी जो कैश का इस्तेमाल कम करती होंगी। अब किस तरह से यहाँ पे ये प्रोडक्ट आएंगे हम एक एग्जांपल के तौर पे भी देखेंगे कि अगर एक कंपनी है, सपोज कर लें कि हम पेप्सी को की बात कर लेते हैं या हम बात कर लेते हैं कोका कोला की। तो कोका कोला में हमारे पास कोका कोला है, हमारे पास स्प्राइट है, हमारे पास फैंटा है, ठीक है, हमारे पास कोक डाइट है। अब कौन से प्रोडक्ट इनमें से हैं जो स्टार में आएंगे, कौन से हैं जो कैश काउ में आएगा, कौन सा प्रोडक्ट है जो क्वेश्चन मार्क में आएगा, कौन सा जो डॉग में आएगा। तो इस तरह हमें पता चलता है कि हमारा प्रोडक्ट किस स्टैंडर्ड पे है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ये हमें पता चल जाती है अपने प्रोडक्ट की। तो हम आगे देखते हैं कि ये स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ वो डॉग्स होते क्या हैं, आगे अगली स्लाइड में हम देख लेते हैं। तो हमारे पास BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स है स्टार्स। सबसे पहले हम स्टार्स को देखते हैं। स्टार्स आर प्रोडक्ट with high market share, a high market growth, doing well, have great opportunity। स्टार प्रोडक्ट्स की वो कैटेगरीज होती हैं जिनका मार्केट शेयर हाई होता है और मार्केट ग्रोथ भी हाई होती है, कि मीन्स के ये पैसा इस्तेमाल भी ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन पैसा जनरेट भी ज़्यादा कर रहे हैं। मीन्स के मार्केट में हिस्सा भी ज़्यादा है इनके पास और ये मार्केट में और ग्रो कर सकते हैं और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डूइंग वेल, हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़, अच्छा कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ और भी इनके पास आगे जाने के लिए। मीन्स कि ये प्रोडक्ट की वो कैटेगरीज होती है, अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो कुछ उसके प्रोडक्ट स्टार होते हैं। स्टार वो प्रोडक्ट होते हैं जिनका मार्केट शेयर हाई होता है और मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई होता है, वो अच्छा काम कर रहे होते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके पास बहुत सारी होती हैं, ठीक है। सेकंड कैटेगरी क्वेश्चन मार्क, ये वो प्रोडक्ट होते हैं जिनके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्वेश्चन मार्क होते हैं, ठीक है। कुछ कंपनी में ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जिनके बारे में समझ आता है इसको चलाएं या ना चलाएं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें लिखा क्या हुआ है, प्रोडक्ट्स विद लो मार्केट शेयर एंड हाई मार्केट ग्रोथ। ऐसे प्रोडक्ट जिनका मार्केट शेयर यानी कि कैश जनरेशन कम है और इनका मार्केट में कोई ज़्यादा हिस्सा नहीं है, एंड हाई मार्केट ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़ हैं
पैसा यूज ज़्यादा कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं, लेकिन डोंट नो व्हाट टू डू विद दीज अपॉर्चुनिटीज़। हमें पता नहीं है कि इन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे यूज़ किया जाए, इनके साथ क्या किया जाए। डिसाइड वेदर टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट और नॉट। अब हमें डिसाइड करना है कि हम इसमें सरमाया और करें इन प्रोडक्ट पे, और हम सरमाया करें कि मीन एडवर्टाइजमेंट करके हम इनको बेच सकते हैं, शायद कोई ख़रीदना शुरू कर दे। लाइक फैंटा की बोतल को कोई नहीं पीता, तो कुछ अर्सा पहले जैद अली को लाया गया प्रमोट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट की गई लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो पाया, तो अपॉर्चुनिटीज़ का ग्रेट फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन मार्क होते हैं, जिनके बारे में समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। आगे की तरफ हम चलते हैं, कैश काउ। ठीक है, अब कैश को किसी भी कंपनी के सबसे मेन प्रोडक्ट्स होते हैं, ये कैश जनरेट करते हैं बहुत ज़्यादा। अब हम इसके बारे में रीड करते हैं, प्रोडक्ट विद हाई मार्केट शेयर, इनके पास मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा होता है, एंड लो मार्केट ग्रोथ, इनके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कम होती है। बेसिकली ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो पूरे ग्लोब में फैल चुके होते हैं, लाइक कोका कोला, लाइक पेप्सी, पूरी दुनिया में बिकती है। अब और कहाँ जाएं वो, और उनके पास मार्केट भी नहीं है और अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके पास कम है। ठीक है, डूइंग वेल इन नो ग्रोथ मार्केट विद लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा कर रहे हैं ग्रोथ मार्केट ना होते हुए भी, और इनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये कंपनी के मेन प्रोडक्ट होते हैं। स्टार्स प्रोडक्ट को कंपनी ट्राई करती है कि कैश काउ में लेके आए, ठीक है, जो बहुत पैसा जनरेट करें हमारे लिए। उसके बाद हमारे पास फाइनल आ जाता है, बीसीजी मैट्रिक्स में होता है डॉग्स, प्रोडक्ट विद लो मार्केट शेयर एंड लो मार्केट ग्रोथ। ये वो प्रोडक्ट है जिनका मार्केट में कोई हिस्सा भी नहीं होता और कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। मीन ना ये पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा, ना पैसा बना रहे हैं ज़्यादा। वीक इन मार्केट एंड डिफिकल्ट टू मेक प्रॉफिट, ये मार्केट में बहुत वीक होते हैं और इनसे प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल होता है। ये कंपनी के वो प्रोडक्ट हैं जो कि ना कोई फ़ायदा दे रहे हैं, ना कोई प्रॉफिट दे रहे हैं, ना कोई इनका यूज़ हो रहा है। असल में कुछ कंपनी जस्ट कंपटीशन के तौर पे वो प्रोडक्ट रख लेती हैं कि दूसरी कंपनी ने रखी हुई है हम भी रख लेते हैं, तो लेकिन कंपटीशन चलता रहे। हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अब बीसीजी मैट्रिक्स फॉर द प्रोडक्ट लाइन ऑफ कोका कोला इन इंडिया, इंडिया की एक हमने एग्जांपल उठाई है प्रोडक्ट लाइन को समझने के लिए, क्योंकि इंडिया में ना प्रोडक्ट्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, इतनी पाकिस्तान में भी नहीं होती। ठीक है, अब कोका कोला की हमने प्रोडक्ट लाइन उठाई है इंडिया की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन मार्क, जिन प्रोडक्ट के बारे में हमें समझ नहीं आता कि इनके साथ क्या किया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्प्राइट भी है और हमारे पास फैंटा भी है। फैंटा और स्प्राइट को कोका कोला की प्रोडक्ट लाइन में क्वेश्चन मार्क पे डाला गया है कि इनमें अभी हमें समझ नहीं आ रही कि क्या करें। इनमें ग्रोथ तो हो सकती है लेकिन शेयर इतना नहीं है इनके पास, तो इनमें अभी डिसाइड करना होगा कि और इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, इसको प्रमोट किया जाए या ना किया जाए, बस जिस तरह चलते हैं या चलते रहे। कैश काउ के पास जो इंडिया में है वो है कोका कोला और लिम्का, कि ये सबसे ज़्यादा वहाँ पे पैसा जनरेट कर रहे हैं। ग्रोथ की जगह नहीं, क्योंकि पूरा इंडिया पीता है ये। ठीक है, और ये काफ़ी पैसा जनरेट कर रहे हैं। कोका कोला और लिम्का जो उनकी है कोका कोला प्रोडक्ट लाइन की, तो ये वहाँ पे कैश काउ के तौर पे यूज़ होते हैं, तो इनको उन्होंने कैश काउ की कैटेगरी में रख दिया कि ये कंपनी के मेन प्रोडक्ट हैं जो पैसा जनरेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास कैटेगरी है स्टार्स की, जो मार्केट शेयर भी है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी है। थम्स अप और माजा, आप देखते होंगे माजा में कैटरीना कैफ आती है ऐड के अंदर, तो माजा उनका स्टार प्रोडक्ट है। थम्स अप में अक्षय कुमार आता है। ठीक है, ये स्टार प्रोडक्ट है, ये फैल भी रहे हैं, मार्केट ग्रोथ भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है और शेयर भी है, काफ़ी इन्होंने शेयर भी किया हुआ है मार्केट के अंदर, हिस्सा भी है। तो ये स्टार प्रोडक्ट हैं। अभी कंपनी की कोशिश क्या होती है, स्टार प्रोडक्ट को कैश काउ में लेके आए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डॉग है, डॉग्स प्रोडक्ट। अब वो कैटेगरी लाइक कोक डाइट और पल्पी, ये कोई बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। पल्पी ऑरेंज तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में तो ख़त्म ही हो गया, अब बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। डाइट कोक भी कोई ज़्यादा नहीं पीता। तो इसी तरह डिफरेंट कंपनीज अपने डिफरेंट बिजनेसेस और प्रोडक्ट की कैटेगरीज बनाती हैं, मैट्रिक्स में डालती हैं और उनके बारे में डिसीजन लेती हैं, उनके बारे में स्ट्रेटजीज बनाती हैं और चेक करती हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है और किस तरह से फिर उनके बारे में स्ट्रेटजीज बनाई जाएँ। तो इसको बेसिकली BCG मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इस स्लाइड्स का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर 12th वीडियो ऑन मार्केटिंग एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। नाम से ही पता चल रहा है, एक्सपेंशन, प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन, प्रोडक्ट और मार्केट को एक्सपेंड करने का, ग्रिड मतलब नेटवर्क, जाल। तो प्रोडक्ट मार्केट को एक्सपेंड करने का जाल
ये बेसिकली स्ट्रेटजीज़ हैं कि हम अपनी कंपनी की ग्रोथ किस तरह से करते हैं, किस तरह से अपनी कंपनी के प्रोडक्ट और मार्केट को एक्सपेंड करते हैं। तो उसके लिए एक प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड बनाई गई है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक हमें पता चल गया है प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड आल्सो कॉल्ड द एनसॉफ मैट्रिक्स। प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड को एनसॉफ मैट्रिक्स भी कहा जाता है बिकॉज इट वाज डेवलप्ड बाय द आइगर एनसॉफ। ठीक है, ही वाज द फादर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आइगर एनसॉफ। ही डेवलप्ड दिस मैट्रिक्स, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एनसॉफ मैट्रिक्स. It is a tool used to develop business growth strategies by examining the relationship between new and existing product, new and existing market, and the risk associated with each possible relationship. ये बेसिकली टूल है, हथियार है जो यूज़ किया जाता है डेवलप करने के लिए बिजनेस की ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ के लिए। बाय एग्जामिनिंग, हम जायज़ा लेते हैं, एग्जाम करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, नए और पुराने प्रोडक्ट का रिलेशनशिप, एंड न्यू एंड एग्जिस्टिंग मार्केट, और नई और एग्जिस्टिंग मार्केट के बीच में, और एंड द रिस्क, जो उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड है इन पॉसिबल रिलेशनशिप के बीच में, हम उसको एग्जामिन करते हैं। मीन्स कि हम न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू और एग्जिस्टिंग मार्केट के रिलेशनशिप के बारे में एग्जामिन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा बिजनेस किस तरह से ग्रोथ कर सकता है इनके थ्रू। ठीक है, द मैट्रिक्स एड्स ग्रोथ प्लान थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग और न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग और न्यू मार्केट। अब ये जो मैट्रिक्स है, ये जो जाल है, बेसिकली ये मदद करता है ग्रोथ प्लान्स में। ठीक है, कि किस तरह आपने ग्रोथ करनी है, किस तरह आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, उसमें हेल्प करता है। थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग और न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग और न्यू मार्केट, इंट्रोड्यूस किया जाता है एग्जिस्टिंग और न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग और न्यू मार्केट। मीन्स के एक प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं, आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, पहले से जो मार्केट मौजूद है उसके अंदर, या न्यू मार्केट के अंदर, या फिर आप अपना एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको पुरानी मार्केट में, एग्जिस्टिंग मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, या किसी नई मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। हम इन तमाम स्ट्रेटजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यूज़ के हिसाब से। चाहे आप पेपर कर रहे हो, चाहे आपका गैट का टेस्ट हो, ठीक है, उसमें इसके एमसीक्यूज़ बहुत सारे आते हैं इस ग्रिड के, क्योंकि इसमें न्यू और ओल्ड प्रोडक्ट, न्यू और ओल्ड मार्केट यानी कि करंट मार्केट के बारे में क्वेश्चंस आते हैं कि जब हम कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट पहले से मौजूद है उसको हम एग्जिस्टिंग मार्केट में इंट्रोड्यूस करें, इस स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं। या हम कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट में इंट्रोड्यूस करें तो इस स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं जो आपके पेपर्स में आते हैं। आगे हम देखते हैं इसके बारे में। अब प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड स्ट्रेटजी, अब ये स्ट्रेटजी क्या क्या होती हैं। प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड ऑफर 4 मेन सजेस्टेड स्ट्रेटजी। अब ये जो ग्रिड है प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन का, ये ऑफर करता है 4 स्ट्रेटजीज, जिसमें से पहले का नाम है मार्केट पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर ज़्यादा इन हो जाना, घुस जाना। तो मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट के अंदर ज़्यादा इन हो जाना, ज़्यादा शेयर कैप्चर करना। ठीक है, सेकंड हमारे पास है मार्केट डेवलपमेंट, कि मार्केट की डेवलपमेंट करना, नई मार्केटें ढूंढना, मार्केट डेवलप करना अपने कंपनी के लिए। उसके बाद है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करना। ठीक है, एंड लास्ट हमारे पास है डाइवर्सिफिकेशन, बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाना दूसरी चीज़ों से। डिवर्सिफाई का मतलब होता है मुख्तलिफ, तो डिवर्सिफिकेशन एक न्यू चीज़ हम इंट्रोड्यूस करेंगे न्यू मार्केट के अंदर, तो उसको हम डिवर्सिफिकेशन कहेंगे। अब ये 4 स्ट्रेटजीज हैं विच आर इंट्रोड्यूस इन द प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड स्ट्रेटजी। तो हम इनको वन बाय वन देखेंगे कि ये होता क्या है। आपके पास ये नीचे डायग्राम शो हो रही होगी, ठीक है, जिस पे 4 स्ट्रेटजीज का नाम लिखा हुआ है, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब ये स्ट्रेटजीज किस तरह से बनती हैं, क्या इन स्ट्रेटजी को कहा जाता है, हम उसके बारे में थोड़ा सा डायग्राम में देखते हैं और आगे एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब आप देखें अपर साइड पे लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग मार्केट और न्यू मार्केट। जब भी हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, मीन्स कि एक प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर वो पहले से मौजूद है, लेकिन हम दोबारा इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसकी सेल बढ़ाने के लिए, कि एक एग्जिस्टिंग की जगह आप करंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कि हम करंट प्रोडक्ट करंट मार्केट में, कि हमारे पास आप अगर माउस के एरो को देखें, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट
एग्जिस्टिंग मार्केट में अगर हम दोबारा इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इसको हम कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन, कि मार्केट के अंदर और ज़्यादा इन हो जाना। आगे हम देखते हैं व्हेन वी हैव न्यू प्रोडक्ट एंड वी हैव एग्जिस्टिंग मार्केट, कि मार्केट एग्जिस्टिंग है, करंट है, जो पहले से हम जहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं वहाँ पे हमने अपना न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो आपका एमसीक्यूज आ सकता है, व्हेन कंपनी इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट व्हाट दिस स्ट्रेटजी कॉल्ड, इस स्ट्रेटजी को कहा क्या जाता है? तो आप कह सकते हैं इसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है, बिकॉज प्रोडक्ट नया है लेकिन मार्केट एग्जिस्टिंग है। ठीक है, अब हम इधर आ जाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है हमारे पास और न्यू मार्केट है। जब पुराना प्रोडक्ट किसी नई मार्केट में बेचा जा रहा हो, इसको कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, हम आगे डिटेल देखेंगे, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अगर न्यू प्रोडक्ट हो और मार्केट भी न्यू हो, इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। A strategy where a company introduce new product in a new market is known as diversification। ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ठीक है, ये स्ट्रेटजीज आपके एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं। ये डायग्राम बेसिकली बताती है कि जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में हो तो मार्केट पेनिट्रेशन, जब न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा हो एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर, इसको कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट में हो तो मार्केट डेवलपमेंट, क्योंकि मार्केट न्यू है। और जब न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट में हो तो इसको डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। अब हम इस डायग्राम को 2 मिनट के लिए एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेटजी थी मार्केट पेनिट्रेशन, इसको स्टडी करते हैं। अ स्ट्रेटजी फॉर कंपनी ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग द सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट सेगमेंट। अब मार्केट पेनिट्रेशन एक स्ट्रेटजी है कंपनी की ग्रोथ के लिए बाय इंक्रीजिंग द सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट सेगमेंट, कि हमने सेल इंक्रीज करनी है अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के, वो प्रोडक्ट जो हम पहले से मार्केट में बेच रहे हैं उसी मार्केट के अंदर उसकी सेल इंक्रीज करनी है, इसको हम कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल नेशनल मसाला बचत पैक और 20% एक्स्ट्रा पैक। अब जो नेशनल मसाला है वो पाकिस्तान की मार्केट में बिक रहा है, हमें पता है वो मौजूद है काफ़ी सालों से। अब वो अपनी सेल इंक्रीज करना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो कोई प्रमोशनल स्ट्रेटेजी करता है कि नेशनल मसाला बचत पैक, उसने अपना बचत पैक इंट्रोड्यूस कर दिया जिसमें मसाला ज़्यादा होता है, और 20% एक्स्ट्रा पैकेट, और या वो अपने पैकेट में 20% एक्स्ट्रा कर देगा कि यहाँ पे हम 20% एक्स्ट्रा दे रहे हैं अपने मसाले के अंदर, कि अब पहले से ज़्यादा मसाला मिलेगा उसी कीमत में। तो इस तरह से उसी प्रोडक्ट की जो पहले से मार्केट में बिक रहा है उसकी सेल इंक्रीज हो जाएगी, वो मार्केट में ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन, कि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर उसकी सेल इंक्रीज कर रहे हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, अ स्ट्रेटजी फॉर कंपनी ग्रोथ बाय आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग न्यू मार्केट सेगमेंट फॉर द करंट कंपनी प्रोडक्ट। मार्केट डेवलपमेंट में हमें मालूम है, अगर हम पिछली स्लाइड में जाएं, मार्केट डेवलपमेंट में प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग होता है, मार्केट हमारे पास न्यू होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, न्यू मार्केट सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं फॉर द करंट कंपनी प्रोडक्ट, कि कंपनी प्रोडक्ट पहले से बनाती है लेकिन मार्केट अब न्यू वो ढूंढ रही है, किसी और मार्केट में जाके हम बेचें अपने प्रोडक्ट। तो स्ट्रेटजी फॉर कंपनी ग्रोथ बाय आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग न्यू मार्केट सेगमेंट फॉर द करंट कंपनी प्रोडक्ट। जब भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, डेवलप करेंगे न्यू मार्केट सेगमेंट फॉर द एग्जिस्टिंग और करंट मार्केट प्रोडक्ट, इसको हम कहेंगे मार्केट डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल नेशनल इंट्रोड्यूस देयर स्पाइसीज इन ऑस्ट्रेलिया, कि नेशनल मसाला जो पाकिस्तान में बिकता है अब उसने अपने आप को ऑस्ट्रेलिया में बेचना शुरू कर दिया, मीन की नई मार्केट ढूंढ ली, प्रोडक्ट वहीं पुराना है, नेशनल स्पाइसेस नेशनल मसाला, लेकिन मार्केट नहीं है ऑस्ट्रेलिया। या एक और एग्जांपल है, एंड रूह अफ़ज़ा इंट्रोड्यूस इन न्यूजीलैंड। रूह अफ़ज़ा हमें पता है कि यहाँ हमारे यहाँ एक मशरूबात है, शरबत है, ठीक है, ड्रिंक है हमारे पास, सॉफ्ट ड्रिंक जो पाकिस्तान में बिकता है, लेकिन अब उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया अपने आप को न्यूजीलैंड के अंदर कि प्रोडक्ट पुराना, मार्केट नहीं। तो जब मार्केट न्यू होगी तो उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है, जब कंपनी इस इंक्रीज करती है अपनी कंपनी की सेल को बाय एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, इसको मार्केट पेनिट्रेशन कहेंगे। या कंपनी अपनी ग्रोथ करती है बाय आइडेंटिफाइंग और डेवलपिंग मार्केट सेगमेंट, एक नया मार्केट सेगमेंट डेवलप करती है फॉर द कंपनी एग्जिस्टिंग और करंट प्रोडक्ट, या अपने कंपनी के एग्जिस्टिंग और करंट प्रोडक्ट के लिए इस स्ट्रेटजी को मार्केट डेवलपमेंट कहा जाता है। तो इसकी एग्जांपल आपको दे दी गई है, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं हमारे पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट।
प्रोडक्ट डेवलपमेंट कब होता है, यहाँ पे लिखा पड़ा है जब न्यू प्रोडक्ट हो और एग्जिस्टिंग मार्केट हो, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट को स्टडी कर लेते हैं। अ स्ट्रेटजी फॉर कंपनी ग्रोथ बाय ऑफरिंग मॉडिफाई एंड न्यू प्रोडक्ट टू द एग्जिस्टिंग मार्केट सेगमेंट, कि कंपनी की ग्रोथ की स्ट्रेटजी बाय ऑफरिंग ऑफर करते हैं मॉडिफाई, कि हम एक प्रोडक्ट को ज़रा मॉडिफाई बेहतर बना देते हैं, एंड न्यू प्रोडक्ट या न्यू प्रोडक्ट बना देते हैं एग्जिस्टिंग मार्केट सेगमेंट, उसी मार्केट सेगमेंट के अंदर जहाँ पे हम पहले से काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल स्टार्टेड एज अ स्पाइस मसाला प्रोड्यूसर बट एडिड न्यू आइटम सच एज टमाटो केचप, वैरायटी ऑफ पिकल्स, जैम्स एंड जेली। अब एग्जांपल दी गई है नेशनल की, कि नेशनल ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था मसाले के तौर पे, ठीक है, वो मसाला बनाते थे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, लेकिन अब उन्होंने नए आइटम शुरू कर दिए ऐड करना, लाइक नेशनल केचप, वैरायटी ऑफ पिकल, अचार की वैरायटी, जैम्स और जेली को, जैम्स भी बनाते हैं जेलीज भी बनाते हैं। पहले हम देखते थे सिर्फ रफान होता था जैम्स और जेलीज के अंदर, अब नेशनल इन हो गया है, ठीक है। तो वो यहाँ पे मसाला बेचते थे, लेकिन फिर उन्होंने न्यू प्रोडक्ट शुरू कर दिया, टमाटो केचप, वैरायटी ऑफ पिकल्स, अचार की वैरायटी, जैम्स और जेली बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी को हम कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि आपने नया प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया है, जबकि आप उसी मार्केट के अंदर बैठे हैं, मार्केट पुरानी, प्रोडक्ट नया, इसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। सिमिलर जब नए मोबाइल्स आते हैं, मार्केट वहीं पुरानी होती है, मोबाइल न्यू आ रहे होते हैं, न्यू मॉडल्स बना रहे होते हैं, नई चीज़ें बना रहे होते हैं, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आ जाती है। लास्ट हमारे पास है डाइवर्सिफिकेशन, अ स्ट्रेटजी फॉर कंपनी ग्रोथ बाय स्टार्टिंग बिजनेस आउटसाइड द कंपनी करंट प्रोडक्ट एंड मार्केट, मीन्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट। कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटजी है जिसमें कंपनी बिजनेस स्टार्ट करती है आउटसाइड द कंपनी करंट प्रोडक्ट और करंट मार्केट, कि वो अपने करंट प्रोडक्ट और मार्केट के बाहर जाके काम स्टार्ट करती है कंपनी की ग्रोथ के लिए, मीनिंग कि वो इंट्रोड्यूस कर रहा है नया प्रोडक्ट नई मार्केट के अंदर। इसके लिए मुझे सबसे सूटेबल जो एग्जांपल लगी है वो यहाँ पे नेशनल मिसाले की भी कुछ एग्जांपल थी, लेकिन वो मुझे इतनी सूटेबल नहीं लगी। तो यहाँ पे सबसे अच्छी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल, मैकडोनल्ड स्टार्ट अ बिजनेस इन मैक्सिको बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू डिश मैक्सिकन ग्रिल्ड चिकन। जब मैकडोनल्ड ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया मैक्सिको के अंदर, तो वो एक नई डिश लेके वहाँ पे गए जो उन्होंने पहले कभी नहीं बनाई थी, जिसका नाम था मैक्सिकन ग्रिल्ड चिकन। ये ग्रिल्स के ऊपर बनाया जाता है और इस पे जब चिकन बनाई जाती है तो चिकन के ऊपर निशान भी आ जाते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रिल्ड के निशान बने हुए हैं। तो मैकडोनल्ड एक न्यू मार्केट के अंदर गया, ठीक है, और वहाँ पे जाके उन्होंने न्यू प्रोडक्ट बनाया, तो इसको हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, कि मैकडोनल्ड स्टार्ट अ बिजनेस इन मैक्सिको बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू डिश, नाम उसका नाम क्या था, मैक्सिकन ग्रिल्ड चिकन। तो जब कंपनी अपनी ग्रोथ करती है न्यू मार्केट के अंदर विद अ न्यू प्रोडक्ट, तो इसको हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये देयर आर 4 स्ट्रेटजीज फॉर प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। द नंबर 1 इज मार्केट पेनिट्रेशन, नंबर 2 इज मार्केट डेवलपमेंट, नंबर 3 इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड नंबर 4 थी डाइवर्सिफिकेशन। इन स्ट्रेटजीज के नाम आपको बता दिए गए हैं, एग्जाम्पल भी बता दी गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एमसीक्यूज, और ये गैट के टेस्ट में भी और आपके पेपर्स में मोस्टली आते हैं, तो काइंडली इनको देख लीजिएगा, ठीक है। और इस लेक्चर की स्लाइड जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। सबको अल्लाह हाफिज़। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर 30th लेक्चर ऑन मार्केटिंग and today our topic is market segmentation, market targeting, market positioning and market differentiation। हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स को, ठीक है, और डिटेल में फर्दर हम आगे जाके देखेंगे कि ये टॉपिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है। सेगमेंटेशन बेसिकली द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वन थिंग फ्रॉम अनदर, ठीक है। सेगमेंटेशन बेसिकली अलहदगी का अमल है जिसमें हम एक चीज़ को सेपरेट कर देते हैं दूसरी चीज़ से। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, हम उसके हवाले से नीचे रीड करते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन, डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ बायर who have different needs, characteristics, behavior and who might require separate product and services। अब मार्केट सेगमेंटेशन एक अमल है जिसमें हम डिवाइड करते हैं मार्केट को इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ बायर, मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ बायर के, ठीक है, हु हैव डिफरेंट नीड्स, जिनकी नीड्स डिफरेंट है। अब डिफरेंट नीड्स की बेस पे डिफरेंट ग्रुप में हम उनको डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट नीड्स, करेक्टरिस्टिक्स,
खसूसियात, बिहेवियर, एक्शन ऑफ डूइंग थिंग्स, हु माइट रिक्वायर सेपरेट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिनको चाहिए होगा सेपरेट प्रोडक्ट और सर्विसेज। मार्केट सेगमेंटेशन बेसिकली मार्केट में डिवाइड कर देती है मार्केट को इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ बायर, मुख्तलिफ ग्रुप्स ऑफ बायर के, जिनकी नीड्स डिफरेंट होती हैं, जिनकी खसूसियात डिफरेंट होती हैं, जिनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि लाइक हमारे यहाँ KFC और मैकडोनल्ड का बर्गर जो होता है बेसिकली वो एलीट क्लास के लिए है, मीन्स के जिनकी इनकम हाई है। अब इनकम एक हम करैक्टरिस्टिक ले लेते हैं, एक खसूसियात ले लेते हैं इनकम कि जिनकी इनकम ज़्यादा होती है दे वुड लाइक टू ईट बर्गर फ्रॉम मैकडोनल्ड और KFC। अब जिनकी इनकम लो होती है वो अंडा शामी बर्गर खाना पसंद करते हैं, वो वहीं खरीद सकते हैं तो वहीं खाते हैं। तो अब हमने डिवाइड कर दिया कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस कैटेगरी के लोगों के लिए है, ये जो प्रोडक्ट है ये इस कैटेगरी के लोगों के लिए है। सिमिलर जब लोग ट्रैवल करते हैं थ्रू एरोप्लेन, ठीक है, तो वहाँ पे दो क्लासेस होती हैं, एक इकोनॉमी क्लास होती है और एक बिजनेस क्लास होती है। अब ये भी इनकम की बेस पे डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, कि ये जो बिजनेस क्लास है ये हाई सैलरी, जिनकी इनकम ज़्यादा होती है उन लोगों के लिए है, और जिनकी इनकम कम होती है वो इकोनॉमी क्लास में बैठते हैं। सिमिलर मैं करैक्टरिस्टिक की एक और बेस बताता हूँ, एज की बेस पे भी हम ग्रुप बनाते हैं। लाइक अगर आप किसी प्ले एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ प्लेज होते हैं, प्ले एरिया होते हैं जो कि बच्चों के लिए होते हैं, कुछ होते हैं जो 18 ईयर्स के अबव के लिए होते हैं। लाइक मूवीज़ की एग्जांपल दे देता हूँ, कुछ हॉरर मूवीज़ होती हैं जो बच्चों के लिए नहीं होती। तो कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो एक कम एज के लिए बनते हैं लाइक कार्टून्स वगैरह, और कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एल्डर के लिए बनते हैं, जिनकी एज ज़्यादा होती है उनके लिए बनते हैं। तो इसी तरह से कंपनी मार्केट को डिवाइड कर देती है डिफरेंट ग्रुप्स में, और फिर उन ग्रुप्स के लिए वो प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाती हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर विच रिस्पॉन्ड सिमिलर टू द कंपनी मार्केट एफर्ट्स इज नोन एज मार्केट सेगमेंट। अब वो कंज्यूमर का ग्रुप जो रिस्पॉन्ड करता है सिमिलर टू द कंपनी मार्केट एफर्ट इज नोन एज मार्केट सेगमेंट। जो कंज्यूमर सिमिलर एफर्ट करते हैं या सिमिलर बिहेव करते हैं या रिस्पॉन्ड देते हैं कंपनी की एफर्ट्स को, यानी कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, तो उसको हम कहते हैं कंपनी का मार्केट सेगमेंट। मीन्स कि मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं और वो कस्टमर उसको ख़रीदना पसंद करते हैं, तो वो जो कस्टमर का ग्रुप होगा वो मेरा मार्केट सेगमेंट कहलाएगा। तो जो भी सेगमेंट होता है कंज्यूमर का ग्रुप होता है, जिस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करे, तो वो जो ग्रुप होता है वो कंपनी का मार्केट सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। तो हम इसकी डिटेल के सेगमेंट किस किस बेस पे होती है हम आगे स्टडी करेंगे, डेमोग्राफिकल बेस के ऊपर, जेंडर, इनकम वगैरह, बिहेवियर की बेस के ऊपर, लाइफस्टाइल की बेस के ऊपर हम सेगमेंटेशन मीन्स से ग्रुपिंग करते हैं लोगों की, सोशल लाइफ डिफरेंट होती है उस बेस पे भी सेगमेंटेशन होती है। इसकी हम जो डिटेल है वो आगे जाके देखेंगे, आज जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन है सेगमेंटेशन का। नेक्स्ट हमारे पास है मार्केट टारगेटिंग या टारगेट मार्केट। इसके बारे में हम देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग ईच मार्केट सेगमेंट एंड सेलेक्टिंग वन और मोर सेगमेंट्स टू एंटर और सर्व इज नोन एज मार्केट टारगेटिंग और टारगेट मार्केट। एक अमल है, एक प्रोसेस है इवेल्युएटिंग ईच मार्केट सेगमेंट, के जायज़ा लिया जाए हर मार्केट सेगमेंट का, ठीक है, कि एक आपने मार्केट सेगमेंट्स बनाए हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं मार्केट के, तो अब हमने उनको जायज़ा लेना है कि मेरी कंपनी के लिए कौन सा सेगमेंट है जो मुनाफा बख्श होगा। एंड सेलेक्टिंग वन और मोर सेगमेंट टू एंटर, और फिर उनमें से सिलेक्ट करना एक या दो सेगमेंट, ठीक है, या एक सेगमेंट या दो से ज़्यादा सेगमेंट सेलेक्ट करना जिनको मैंने सर्व करना है, जिनके लिए मैंने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनानी है। मीन्स कि अगर मैं एक काम में माहिर हूँ या एक काम मैं करना चाहता हूँ तो मुझे उस तरह के कस्टमर का ग्रुप ढूंढना होगा और उनसे प्रॉफिट कमाना होगा, ठीक है। तो जब हम इवेल्युएट करते हैं ईच मार्केट सेगमेंट को और फिर सेलेक्ट करते हैं एक सेगमेंट या एक से ज़्यादा सेगमेंट कि हम उनको सर्व करें, उनको प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचें, तो उस सेगमेंट को हम कहते हैं मार्केट, इस प्रोसेस को बेसिकली कहते हैं मार्केट टारगेटिंग, कि हमने इस सेगमेंट को टारगेट किया है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने के लिए। तो अमल, ऐसा अमल जिसमें हम एवेल्युएट करते हैं तमाम सेगमेंट्स को और सिलेक्ट करते हैं एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट कि हमने इनके लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचनी है, इसको कहते हैं मार्केट टारगेटिंग। आगे हम देखते हैं, वाइल टारगेटिंग द मार्केट कंपनी शुड कंसीडर फैक्टर्स सच एज प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। जब भी कंपनी टारगेट करेगी उसको फैक्टर कुछ कंसीडर करने पड़ते हैं, लाइक प्रॉफिटेबिलिटी, के मुनाफा भी है उस टारगेट सेगमेंट से या नहीं है,
कि मीन्स कि जिस सेगमेंट के लिए मैं अपना काम कर रहा हूँ, प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रहा हूँ, क्या मुझे उससे प्रॉफिट भी मिलेगा कि नहीं, सस्टेनेबिलिटी, क्या वो प्रॉफिट बरकरार भी रह पाएगा कि नहीं। तो ये फैक्टर्स देखना बहुत ज़रूरी होता है। किस किस तरह की मार्केट टारगेटिंग होती है ये भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। 4 तरह की होती हैं, वो हम बेसिकली बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं, हमारे पास है मार्केट पोजीशनिंग एंड मार्केट डिफरेंशिएशन। अब मार्केट पोजीशनिंग क्या होती है हम वो देख लेते हैं। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट एम टू मेक अ ब्रांड ऑक्यूपाई अ डिस्टिंक्ट पोजीशन रिलेटिव टू द कंपीटिंग ब्रांड इन द माइंड ऑफ कस्टमर। एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसका एम है, जिसका मकसद है कि उनका जो ब्रांड है वो ऑक्यूपाई करे एक डिफरेंट, एक डिस्टिंक्ट पोजीशन एज कंपेयर टू देयर कंपेटिटिव ब्रांड, उनके मुखालिफ ब्रांड की निस्बत एक अलहदा इमेज ऑक्यूपाई करे कस्टमर के माइंड में। इसको मार्केटिंग पोजीशनिंग कहा जाता है कि कंपनी चाहती है कि हमारा जो ब्रांड है वो कस्टमर के माइंड में एक अलग जगह बना ले एज कंपेयर टू कंपेटिटिव ब्रांड, कि हमारा सबसे अच्छा पोजीशनिंग बन जाए कस्टमर के माइंड में, ठीक है। तो ब्रांड यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रांड बेसिकली मैं डिफाइन कर देता हूँ कि ब्रांड क्या होता है। व्हेन अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर अंडर अ पर्टिकुलर कंपनी एंड अंडर अ पर्टिकुलर नेम एंड लोगो इज नोन एज ब्रांड। जब भी कोई प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंडर बनता है और किसी पर्टिकुलर नेम और लोगो के अंडर बनता है, कि उसको नेम और लोगो दिया जाए, तो वो प्रोडक्ट ब्रांड कहलाता है। डिटेल हम कभी इसकी बाद में डिस्कस करेंगे, ब्रांड क्या होता है, किस तरह से होता है। सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है। तो मार्केटिंग पोजीशनिंग बेसिकली एक स्ट्रेटजी है कंपनी की दैट एम टू मेक ब्रांड ऑक्यूपाई, जिसका मकसद है कि उनका जो ब्रांड है वो ऑक्यूपाई करे एक डिस्टिंक्ट पोजीशन, एक मुख्तलिफ जगह कस्टमर के माइंड में रिलेटिव टू द कंपेटिटिव ब्रांड, अपने मुखालिफ ब्रांड की निस्बत। अब ये होता कैसे है, ये मार्केटिंग पोजीशनिंग बनती कैसे है, ये हम देखते हैं मार्केट डिफरेंशिएशन में। पोजीशनिंग अक्कर बाय डिफरेंशिएटिंग वन प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर। अब पोजीशनिंग अक्कर होती है जब हम डिफरेंशिएट करते हैं एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से। अब मार्केट डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम अदर। अब मार्केट डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से मुख्तलिफ कर देते हैं, डिफरेंट कर देते हैं, टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव टू द टारगेट मार्केट, ताकि ये मोर अट्रैक्टिव लगे टारगेट मार्केट को। अब डिफरेंट किस तरह से किया जाता है, जब आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसी खूबी हो जो दूसरों के प्रोडक्ट में ना हो। मैं मिसाल देता हूँ ओप्पो की। ओप्पो ने सेल्फ़ी कैमरा बनाना स्टार्ट कर दिया कि उसके सेल्फ़ी कैमरे में इतना इंसान खूबसूरत लगता है जो दूसरों के मोबाइल के कैमरे से नहीं लगता। तो उन्होंने अपनी पोजीशनिंग कर दी सेल्फ़ी कैमरा दे के, कि उन्होंने अपने आप को डिफरेंट कर लिया कि अगर किसी कस्टमर को सेल्फ़ी बनाने का शौक़ है तो वो ओप्पो का मोबाइल ख़रीदना पसंद करता है। और सिमिलर वीवो ने भी इस पर फोकस किया है, तो वो अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दूसरों के प्रोडक्ट से थ्रू देयर कैमरा। अब मैं एग्जांपल आपको देता हूँ BMW की। BMW अपने आप को अलग कैसे करता है दूसरों से, वो कहता है वी प्रोवाइड यू अल्टीमेट मशीन, कि हम आपको अल्टीमेट मशीन की जदीद मशीन देंगे अपनी ऑटोमोबाइल्स के अंदर। इस तरह से वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दूसरी कंपनी से। और इसी तरह से पोजीशनिंग बनती है कस्टमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट, आपकी कंपनी के बारे में। तो जब आपका प्रोडक्ट दूसरों से मुख्तलिफ होगा किसी बेनिफिट के हिसाब से, तब भी आपके प्रोडक्ट की पोजीशनिंग बनेगी कस्टमर के माइंड के अंदर। लाइक मैं आपको मिसाल दूं कि हमारे यहाँ TCS एक कंपनी है जो डिलीवरी कंपनी है, जो सबसे फास्ट है, ठीक है। और लोगों के माइंड में उन्होंने एक अलग पोजीशनिंग कर ली है कि जब अक्सर हम कहते हैं कि कोई पोस्ट करनी है थ्रू लेपर्ड या किसी गवर्नमेंट इदारे के थ्रू, तो हम फिर भी हमारे माइंड में और हमारे माउथ से ये बात निकलती है कि इसको TCS करवा देना। बिकॉज उन्होंने इतनी बेहतरीन पोजीशनिंग कर रखी है अपने कंपनी की कि कस्टमर के माइंड में TCS ही रहता है। तो ये बेसिकली जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मार्केट सेगमेंटेशन का, मार्केट टारगेटिंग का, मार्केट पोजीशनिंग और मार्केट डिफरेंशिएशन का। ये बेसिकली कस्टमर ड्राइवर मार्केटिंग स्ट्रेटजी के 4 पॉइंट्स हैं, जिनकी डिटेल आगे चैप्टर में जाके आएगी। इसको हम डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के अंदर। तो आज का लेक्चर हम इसे यहीं पे ख़त्म करेंगे। इस वीडियो की जो स्लाइड्स हैं ये नीचे लिंक में दिया हुआ होगा, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ मार्केटिंग मिक्स और 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ये मार्केटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी मार्केटिंग मिक्स और 4 P's। द मार्केटिंग मिक्स इज़ अ सेट ऑफ कंट्रोलेबल टेक्निकल मार्केटिंग टूल्स
that the firm use to produce response it wants in the target market and to pursue its marketing objectives. मार्केटिंग मिक्स एक सेट ऑफ कंट्रोलेबल टेक्निकल मार्केटिंग टूल्स हैं, ये कुछ हथियार हैं, कंट्रोलेबल हरबे हैं जो फर्म इस्तेमाल करती है ताकि वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके फ्रॉम द टारगेट मार्केट, उस सेगमेंट से जिनको उन्होंने टारगेट किया है, एंड टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, और वो अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सके, फॉलो कर सके। तो मार्केटिंग मिक्स बेसिकली उन टूल्स का नाम है जिससे कंपनी अपने टारगेट मार्केट से रिस्पॉन्स जनरेट करती है और अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव जो है उनको पूरा करती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 P's ऑफ मार्केटिंग हैज़ बीन गिवन बाय ई जेरोम मैकार्थी इन 1960। जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था बाय ई जेरोम मैकार्थी इन 1960। ही वॉज एन अमेरिकन मार्केटिंग प्रोफेसर एंड ऑथर। वो एक अमेरिकन मार्केटिंग प्रोफेसर थे और लिखक थे, ऑथर थे बेसिकली। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट 4 P's और मार्केटिंग मिक्स का ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब हम देखते हैं कि मार्केटिंग मिक्स वो टूल्स हैं क्या, वो 4 P's हैं क्या। तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग बेसिकली आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये 4 बेसिकली 4 P's ऑफ मार्केटिंग हैं जो कि कंपनी इस्तेमाल करती हैं अपने टारगेट मार्केट के लिए। तो हम इन 4 P's को, चारों के नाम बेसिकली P से स्टार्ट होते हैं, डेट इज़ वाई इट इज़ नोन एंड 4 P's। तो हम इन 4 P's को देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज एनीथिंग विच इज़ ऑफर इन द मार्केट टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड वांट। प्रोडक्ट कोई भी चीज़ होती है जो मार्केट में ऑफर की जाती है तो टू सेटिस्फाई, ताकि इत्मीनान बख्शा जाए कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को, ज़रूरियात और चाहतों को। इन मार्केटिंग टर्म प्रोडक्ट इज़ यूज फॉर एनी गुड्स और सर्विसेज और एनी अदर एंटिटी दैट कैन बी मार्केटेड। मार्केटिंग में टर्म प्रोडक्ट जो है वो यूज़ किया जाता है गुड्स के लिए, सामान, सर्विसेज के लिए, बेनिफिशियल एक्टिविटी, और एनी अदर एंटिटी दैट कैन बी मार्केटेड, और कोई भी आइटम जो मार्केट किया जा सके, जिसकी मार्केटिंग की जा सके मार्केट के अंदर। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर 10 एंटिटीज कैन बी मार्केटेड। फिलिप कॉटलर के हिसाब से 10 आइटम्स जो हैं, एंटिटीज जो हैं वो मार्केटेड की जा सकती हैं। द नंबर 1 इज गुड्स, नंबर 2 सर्विसेज, नंबर 3 एक्सपीरियंसेस, नंबर 4 इवेंट्स, नंबर 5 पर्सन्स, नंबर 6 प्लेसेस, नंबर 7 प्रॉपर्टीज, नंबर 8 ऑर्गेनाइजेशंस, नंबर 9 इंफॉर्मेशन एंड नंबर 10 आइडियाज़। ये 10 एंटिटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर। इनको हम मार्केट कर सकते हैं, मार्केटेड कर सकते हैं, मीन्स कि इनको बेच सकते हैं मार्केट के अंदर। इन 10 एंटिटीज़ के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियो के अंदर, इन मार्केटिंग ऑफर्स के अंदर, कि मार्केट में क्या क्या ऑफ़र किया जा सकता है। तो ये 10 एंटिटीज़ हैं जो ऑफ़र की जा सकती हैं और इन 10 के 10 प्रोडक्ट कैटेगरी में आ जाती हैं। तो प्रोडक्ट कोई भी चीज़ होता है जो मार्केट में ऑफ़र की जाती है टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड वांट। आगे चलते हैं। प्राइस, द अमाउंट ऑफ मनी दैट कस्टमर पे to obtain product or service in the or services is price. The amount of money that customers must pay to obtain product or services is price. पैसों की मिकदार जो कस्टमर अदा करता है for the product or services is known as price. वो कीमत कहलाती है। जो भी पैसों की मिकदार है कस्टमर पे करता है प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, वो कीमत कहलाती है, प्राइस कहलाती है। Price is an only element in marketing which produce revenue for the organization. Price is the only element, वो वाहिद एलिमेंट है मार्केट के अंदर which produce revenue for the organization, जो कंपनी के लिए मुनाफा पैदा करती है। It is also the easiest element in the marketing mix which can be adjusted in the short term. ये सबसे आसान एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स के अंदर या 4 P's के अंदर, जो आसानी से शॉर्ट टर्म में एडजस्ट किया जा सकता है। मीन्स के प्राइस अब जब चाहें बढ़ा सकते हैं, जब चाहे कम कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। कंपनी अगर चाहे कि मैंने एक प्रोडक्ट नया बनाना है तो उसको उसके लिए प्रोडक्शन करनी पड़ती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है। प्राइस कम या ज़्यादा करने के लिए कोई प्रोसेस से आपको नहीं गुजरना पड़ता। सिचुएशन के हिसाब से कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देती है और कम कर देती है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। प्राइस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट as it communicate the value proposition.
प्राइस इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोडक्ट की वैल्यू के बारे में डिस्कस करता है, कम्युनिकेट करता है। हमारी परसेप्शन है कि जिस प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है, मीन्स उसके बेनिफिट, उसकी जो आपकी अहमियत होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। तो प्राइस एज कम्युनिकेट करता है वैल्यू प्रपोजिशन। तो हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास है प्लेस, थर्ड पी, ठीक है। प्लेस इंक्लूड कंपनी एक्टिविटीज दैट मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर। प्लेस इंक्लूड कंपनी एक्टिविटीज, ये कंपनी की उन एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है दैट मेक प्रोडक्ट अवेलेबल, जो कोई प्रोडक्ट को अवेलेबल करती है, मुहैया करती है टू द टारगेट कस्टमर, टारगेट कस्टमर तक। मीन्स के वो एक्टिविटीज जो कंपनीज की जो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाती है वो प्लेस होती हैं। प्लेस मीन मार्केटिंग चैनल्स और अ ट्रेड चैनल और अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू रीच आउट टू द कस्टमर। प्लेस मीन मार्केटिंग चैनल, ट्रेड चैनल तजारती रास्ते, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तकसीम के रास्ते, टू रीच आउट टू द कस्टमर, कस्टमर तक पहुंचने के लिए। अब मार्केटिंग चैनल क्या होता है हम वो देखते हैं। मार्केटिंग चैनल्स आर द सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर यूज ऑफ कंजम्पशन। मार्केटिंग चैनल बेसिकली सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक सेट है ऑर्गेनाइजेशन का जो एक दूसरे पर इंहसार करती हैं, जो कि इन्वॉल्व होती हैं प्रोडक्ट बनाने में और उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाने में, ठीक है। मार्केटिंग चैनल आल्सो हेल्प इन गिविंग द इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक टू द कंपनी फ्रॉम कस्टमर। मार्केटिंग चैनल इसमें भी हेल्प करती है कि वो इंफॉर्मेशन और फीडबैक कंपनी और से कस्टमर तक और कस्टमर से कंपनी तक पहुंचा सके। अब मार्केटिंग चैनल्स होते कौन हैं? ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं, लाइक आपके होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, जो प्रोडक्ट को कंपनी से कस्टमर तक पहुंचाते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कस्टमर से कंपनी को वापस पहुंचाते हैं और कंपनी की इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टमर तक पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर रहे होते हैं विद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये थर्ड पी था हमारा। हम फोर्थ पी देखते हैं हमारे पास क्या है। प्रमोशन। प्रमोशन इंक्लूड एक्टिविटीज टू कम्युनिकेट अबाउट द प्रोडक्ट टू द टारगेट मार्केट। प्रमोशन इंक्लूड करती है वो एक्टिविटीज, वो हरकतें जो कम्युनिकेट करती हैं, जो बताती हैं टारगेट मार्केट को अबाउट द प्रोडक्ट के हम प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं, ये प्रमोशन के थ्रू पता चल रहा होता है। प्रमोशन इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। अब जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं प्रमोशन के अंदर वो ये हैं बेसिकली, इनकी डिटेल हम बाद में जाके स्टडी करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ ये होता क्या है। एडवर्टाइजिंग कहते हैं पेड एक्टिविटी टू प्रमोट यूर प्रोडक्ट, लाइक हम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ की। सेल्स प्रमोशन कहते हैं शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, थोड़े वक्त के लिए कीमत कम कर देना ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो बिक सके। पब्लिक रिलेशन, लोगों के साथ ताल्लुकात बनाना, ग्रीन मार्केटिंग करना, कुछ अच्छे काम करना ताकि आपकी पब्लिक रिलेशन बेहतर बन सके। डायरेक्ट मार्केटिंग, कस्टमर के साथ डायरेक्ट मार्केटिंग करना थ्रू ईमेल्स, टेलीफोन एक्सेट्रा। पर्सनल मार्केटिंग, खुद जाके कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केटिंग करना पर्सनली खुद जाके। एंड डिजिटल मार्केटिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लाइक खास तौर पे इंटरनेट के थ्रू जब आप मार्केटिंग करते हैं, इसको डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। तो बेसिकली दीज आर 4 पीस ऑफ मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट, प्राइस, सेल्स, प्लेस एंड प्रमोशन। अब प्रोडक्ट में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है हमारे पास? वैरायटी, के प्रोडक्ट की वैरायटी कौन कौन सी है, क्वालिटी, उसकी क्वालिटी क्या है, डिज़ाइन, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ब्रांड नेम, उसका नेम और लोगो क्या है, फीचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक खुसूसियात क्या है उस प्रोडक्ट की, पैकेजिंग, उसका पैकेज कैसा है। हमारे पास प्राइस में आ जाता है लिस्ट प्राइजेस, प्राइजेस की लिस्ट जो होती है। डिस्काउंट्स के डिस्काउंट कितना मिलेगा हमें। पेमेंट पीरियड के पेमेंट किस तरह से और किस आपने टाइम पीरियड में अदा करनी है। क्रेडिट टर्म, उधार में लेने के टर्म्स क्या क्या है, ये हमें प्राइस में पता चलता है। लिस्ट प्राइस, जैसे कि आपको आप किसी रेस्टोरेंट में जाए तो एक प्राइस की लिस्ट आपको मेन्यू मिलता है जिसमें हर आइटम की प्राइस लिखी होती है। डिस्काउंट रेट्स मींस कि आप इस अरसे में अदा करेंगे पेमेंट तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, या आप मिडनाइट डील भी ले सकते हो, उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। पेमेंट पीरियड, किस दौरानिया के अंदर आपने पे करना है। क्रेडिट टर्म, उधार के टर्म्स क्या हैं, ये प्राइस में डिस्कस किए जाते हैं। प्लेस,
हमारे पास प्लेस में आ जाता है बेसिकली। यहाँ पे प्लेस और प्रमोशन जो है वो उलट लिखा हुआ है। प्लेस हमारे पास आ जाता है चैनल्स, हमारे पास कौन कौन से चैनल्स हैं। कवरेज, हम कवरेज कितना एरिया कर रहे हैं। लोकेशन, किस किस जगह पे हमारी लोकेशन है, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच सकता है। इन्वेंट्री, हमारे पास लिस्ट ऑफ आइटम कितने हैं। ट्रांसपोर्टेशन, हमारा प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। लॉजिस्टिक, मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और गुड और सर्विसेज किस तरह से हो रही है, ये हमारे पास प्लेस में आ जाती है। ये यहाँ पे डिस्प्लेस होके इस तरफ आया हुआ है प्लेस का। प्रमोशन में हमारे पास वही एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन आ जाते हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इन बेसिकली इन 4 पीस के 4 चैप्टर्स होते हैं। प्रोडक्ट का एक अलग से चैप्टर होगा, प्राइस का अलग से चैप्टर होगा, प्लेस का अलग से चैप्टर और प्रमोशन का अलग से। और इन तमाम की डिटेल जो यहाँ पे मेंशन की गई है वो इन चैप्टर में डिस्कस की जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में अभी वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट पता होना चाहिए प्रोडक्ट क्या होता है, प्राइस क्या होता है, प्लेस क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है। दीज 4 आर नोन एज 4 पीस ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग मिक्स। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो की जो स्लाइड्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दी हुई होंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपने पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ 4 C's ऑफ मार्केटिंग। जिस तरह से मार्केटिंग के 4 P's होते हैं उसी तरह से मार्केटिंग के 4 C's भी होते हैं। तो 4 C's कैन बेटर बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ 4 P's। 4 C's को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ 4 P's। तो हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है जहाँ पे 4 P's और 4 C's के नाम लिखे हुए हैं। 4 P's हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट से ही हमारे पास पहला C आता है जिसको कहते हैं कस्टमर सोल्यूशन। सेकंड हमारे पास P है प्राइस, उसी प्राइस से हम C निकालते हैं कस्टमर कॉस्ट। तीसरी हमारे पास है प्लेस, उसी से हम थर्ड C निकालते हैं कन्वीनियंस। और फोर्थ P हमारे पास है प्रमोशन, उसी से हम फोर्थ C निकालते हैं कम्युनिकेशन। तो बेसिकली प्रोडक्ट होता है कस्टमर का सोल्यूशन जो कस्टमर की नीड्स और वांट को पूरा करता है। प्राइस होती है वो कॉस्ट जो कस्टमर बियर करता है, वो खर्चा जो कस्टमर पे कर रहा होता है। प्लेस वो कन्वीनियंस होती है, वो आसानी से मिलने वाली चीज़ होती है जो कस्टमर को प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट प्लेस के थ्रू मिलता है। और प्रमोशन बेसिकली कम्युनिकेशन होती है कस्टमर के लिए, जो कि वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। तो 4 P's बेसिकली एक सेलर का व्यू पॉइंट है और 4 C बेसिकली कस्टमर का व्यू पॉइंट है कि प्रोडक्ट उसके लिए सोल्यूशन है उसके मसले का। प्राइस जो है उसके लिए कॉस्ट है, खर्चा है। प्लेस जो है वो उसके लिए कन्वीनियंस है कि उसको कहाँ पे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है। प्रमोशन जो है वो उसके लिए बेसिकली कम्युनिकेशन है, राब्ता है कंपनी का और उसका कंपनी के साथ जो राब्ता है वो बेसिकली है। तो हम इसको आगे देखते हैं। 4 C's एक्सप्लेनेशन। 4 P's कॉन्सेप्ट टेक द सेलर व्यू ऑफ द मार्केट एंड 4 C's टेक द बायर व्यूज। जैसे कि मैंने पहले कहा 4 P's जो है वो कॉन्सेप्ट है बेसिकली सेलर के व्यू पॉइंट से, नुक्ता नज़र से। और जो 4 C's हैं वो बेसिकली व्यू हैं बायर के। ठीक है, कि बायर किस तरह से देखता है। तो हम एक एक करके 4 C's को देखते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है बेसिकली। तो पहला C है हमारे पास कस्टमर सोल्यूशन। कस्टमर सीज देमसेल्फ एज बाइंग वैल्यू और सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। अब जो पहला P है वो प्रोडक्ट है, तो कस्टमर देखता है कि वो बाय कर रहा है वैल्यू, कि वो अपने लिए कोई प्रॉफिट या कोई मुनाफा खरीद रहा है, बाय कर रहा है, और सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम, और अपने मसाइल का सोल्यूशन हल खरीद रहा है। जब वो प्रोडक्ट खरीदता है तो वो बेसिकली अपने मसलों का हल खरीद रहा होता है। सपोज कि आपको किसी से रब्ता करना है तो आप टेलीफोन खरीदते हो, या अगर आपको पिक्चर्स अच्छी लेनी है तो आप टेलीफोन खरीदते हो। अगर आपको ट्रैवलिंग करनी होती है, मींस कि अपने घर से यूनिवर्सिटी जाना है या ऑफिस जाना है, तो आप मोटरसाइकिल का यूज़ करते हो। तो प्रोडक्ट बेसिकली कस्टमर सोल्यूशन कहलाता है। तो पहला C हमारे पास कस्टमर सोल्यूशन होता है। सेकंड C हमारे पास है कस्टमर कॉस्ट। ठीक है, अ कस्टमर आर इंटरेस्टेड इन मोर देन जस्ट प्राइस, दे आर इंटरेस्टेड इन द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग, यूजिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। अब प्राइस जो है वो सेलर बनाता है किसी भी प्रोडक्ट के। अब जो कस्टमर है वो मोर इंटरेस्टेड है प्राइस से भी ज़्यादा, उसको इंटरेस्टेड है टोटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग, कि कितना खर्चा आया मुझे एक प्रोडक्ट खरीदने में, उसको यूज़ करने में कितना खर्चा आया। मीन्स कि अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो और वो बिजली से चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज़ हो रही है। एक आप कार खरीदते हो वह पेट्रोल पे चल रही है तो उसको यूज़ करने का कितना खर्चा आता है। और फाइनली डिस्पोजिंग ऑफ प्रोडक्ट,
उस प्रोडक्ट को डिस्पोज ख़त्म करने में कितना खर्चा आता है, या अगर मुझे उसका यूज़ जो है वो ख़त्म करना है, उसको दोबारा बेचना है, तो उस पर कितना खर्चा, मीन्स के कितनी कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी ख़रीदने के हिसाब से, तो कितना खर्चा आता है। तो कस्टमर इन तमाम चीज़ों पे नज़र रखता है जब वो कोई भी प्रोडक्ट ख़रीद रहा होता है, जब उसकी कीमत अदा कर रहा होता है। तो कस्टमर कॉस्ट सेकंड सी होता है हमारे पास। थर्ड है हमारे पास कन्वीनियंस। कस्टमर वांट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू बी एज कन्वीनियंटली अवेलेबल एज पॉसिबल। अब कस्टमर चाहता है जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसको आसानी से अवेलेबल हो एज पॉसिबल, जितना हो सके। मीन्स के अगर मुझे कोई बिस्किट्स लेना है, मुझे कोई सर्फ लेना है या शैम्पू किसी कंपनी का लेना है, तो मुझे आसानी से अवेलेबल हो। कंपनीज ने इसलिए वो प्रोडक्ट रिटेलर और होलसेलर को बेचे हुए होते हैं ताकि वो हम तक आसानी से पहुंच जाएं, कि हमारे घर के साथ ही दुकान हो और वहीं से जाके हम कंपनी का प्रोडक्ट खरीद सकें। तो कन्वीनियंस कितने आसानी से हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, ये कस्टमर देखता है उस कंपनी का। अगर प्रोडक्ट बहुत दूर से मिलेगा तो कस्टमर कभी भी उस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं लेगा, वो उस कंपनी का प्रोडक्ट लेगा जो उसको आसानी से अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड सी होता है। फोर्थ सी हमारे पास है कम्युनिकेशन। कस्टमर वांट टू वे कम्युनिकेशन, मीन्स के राब्ता, कि जो आपकी कंपनी की प्रमोशन होती है वो कस्टमर के लिए कम्युनिकेशन है, कि कंपनी कस्टमर के साथ राब्ता कर रही है अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और सिमिलर कस्टमर भी चाहता है कि कंपनी हमसे भी हमारी बात सुने कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो वो मोस्टली रिटेलर या होलसेलर के थ्रू हम उनसे बात कर रहे होते हैं, लेकिन आजकल तो हम डिजिटल मीडिया में इंटरनेट के थ्रू फीडबैक दे देते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। तो बेसिकली 4 P's से ही 4 C's निकलते हैं। 4 P's बेसिकली सेलर के व्यू पॉइंट है और 4 C's बेसिकली बायर के व्यू पॉइंट है। ये टॉपिक छोटा सा था इसलिए हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हम अपना टॉपिक ख़त्म करेंगे। इसकी वीडियो की स्लाइड जो बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपने क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़। हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ 7 P's ऑफ मार्केटिंग। We already discussed the 4 P's of marketing in our previous lecture. अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको जाके देखें। Then come to this lecture, the 7 P's of marketing. Let's discuss the 7 P's of marketing. As far as product are concerned, 4 P's still rule the marketing arena. जहाँ तक प्रोडक्ट मार्केट की बात है, गुड्स की बात है, वहाँ तक 4 P's जो है वो स्टिल रूल द मार्केटिंग अरीना। ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। But in the case of services and for knowledge-based economy, Booms and Bittner introduced 3 P's of marketing. तो लेकिन Booms और Bittners ने for the services and knowledge-based economy introduce करवाए another 3 P's of marketing. These additional P's are required for services marketing. ये जो additional P's हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के अलावा ये बेसिकली सर्विसेज मार्केटिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये 3 P's कौन से हम देखते हैं। 3 additional P's आर पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। The first 4 P's are product, price, place and promotion, and the 3 additional P's are people, process and physical evidence. तो वन बाय वन हम इन तीनों एडिशनल पीस को देखते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है पीपल। All people who directly or indirectly influence the perceived value of product or service, including knowledge workers, employees, management and customer. वो तमाम लोग जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, असरअंदाज होते हैं परसीव्ड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज के, चाहे वो नॉलेज वर्कर हो, वो वर्कर्स जो इंफॉर्मेशन का काम करते हैं अबाउट प्रोडक्ट और सर्विसेज, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, इंतज़ामिया, चाहे वो कस्टमर हो। मीन्स कि सपोज करें कि आप किसी बैंक में जाते हैं तो बैंक में आपने सर्विस हासिल करनी है, तो वो सर्विस देने के लिए वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं, पीपल जो आपको सर्विस या प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, तो वो लोग किस तरह से आपसे इंटरेक्ट करते हैं, डील करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करता है परसीव्ड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे वेटर्स होते हैं, मैनेजमेंट होती है जो कि आपसे ऑर्डर लेती है, वो किस तरह से आपसे ऑर्डर लेती है, वो आपसे बात किस तरह से करते हैं, ये चीज़ इन्फ्लुएंस करती है प्रोडक्ट और सर्विसेज की वैल्यू पे। तो पीपल 5वां पी है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग के अंदर, कि जो शख्स आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहा है उसका मिजाज कैसा है, वो किस तरह से आपसे डील करता है।
तो हम सेकंड एडिशनल पी देखते हैं जो है प्रोसेस। प्रोसीजर्स, मैकेनिज्म एंड फ्लो ऑफ एक्टिविटीज हेल्प द मार्केटर्स टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर इन अ बेटर वे। प्रोसीजर तरीकाकार, मैकेनिज्म तरकीब, और फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो सेटिस्फाई करते हैं कंज्यूमर को इन बेटर वे। अब सपोज करें आप बैंक जाते हैं तो वहाँ पे अपना अकाउंट खुलवाते हैं। अकाउंट खुलवाने का एक प्रोसेस होता है, एक अमल होता है। वो प्रोसेस कितना इजी है या कितना मुश्किल है, ये इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्ट और सर्विसेज की वैल्यू के ऊपर। अगर प्रोसेस इजी होगा तो उतनी सर्विसेज की वैल्यू बढ़ेगी, अगर प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होगा उतनी ही प्रोडक्ट और सर्विसेज की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो कैसा प्रोसेस है उस सर्विसेज को अचीव करने का, ये बड़ा डिपेंड करता है। कि सपोज कर लें आपने किसी ट्रैवल एजेंसी में जाके किसी बस की टिकट बुक करनी है, तो प्रोसेस जो उसका प्रोसीजर है वो कितना आसान है टिकट बुक करने का। आजकल लोग मोबाइल पे बैठे ही अपनी टिकट बुक करवा लेते हैं, तो उसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाती है। तो किसी भी सर्विस और प्रोडक्ट को हासिल करने का जो तरीकाकार होता है वो प्रोसेस में आ जाता है। समटाइम किसी बैंक्स के प्रोसेस इतने डिफ़िकल्ट होते हैं कि कस्टमर सोचता ही नहीं है कि इस बैंक में मैंने कभी जाना है दोबारा, तो वो उस जगह पे जाएगा जहाँ पे प्रोसेस बड़ा सिंपल होगा। तो आपका जो सेकंड एडिशनल पी है वो प्रोसेस है, और अगर वो 7 पीज में देखें तो ये 6th पी हमारा प्रोसेस बनता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आ जाता है फिजिकल एविडेंस। ये हमारे पास तीसरा एडिशनल पी है जो कि 7th पीस ऑफ मार्केटिंग है। फिजिकल एविडेंस डील विद द सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट अलाउ अ कस्टमर टू मेजर वेदर ही और शी रिसीव द वैल्यू। फिजिकल एविडेंस बेसिकली आपको सेंसरी एक्सपीरियंस देता है, एहसास का एक्सपीरियंस देता है फ्रॉम द प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो अलाउ करता है कस्टमर को मैयर करने के लिए कि उसने वैल्यू रिसीव कर लिया कि नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गो टू द 5-star होटल, you will sense the difference in 5-star and in common hotel and payment will be according to that. For example, आप किसी 5-star होटल में जाते हैं तो आप सेंस करते हैं डिफरेंस बिटवीन दैट 5-star होटल या किसी आम होटल के बीच में, कि आपको फिजिकल पता चल रहा होता है कि यार ये होटल वाकई 5-star है। या सपोज कर लें आप एरोप्लेन में जाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे एक बिजनेस क्लास होती है, एक इकोनॉमी क्लास होती है, तो आपको फिजिकली पता चल रहा होता है कि वाकई ये बिजनेस क्लास है, इसकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, यहाँ पे हमारी सर्विस बहुत अच्छी दी जा रही है, और इकोनॉमी क्लास में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको फिजिकली पता चल जाता है। और आपको इसके सबूत भी दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ टिकट, या आपको पेमेंट ज़्यादा देनी पड़ती है उसकी। आपको टिकट दी जाती है, ये बिजनेस क्लास है, आपको टिकट दी जाती है, ये इकोनॉमी क्लास है। तो फिजिकल एविडेंस आपको मौजूद होते हैं आपके पास, और आप वहाँ जाके सेंस भी करते हैं कि इसकी सर्विस कैसी है। जब आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे वेटर्स की सर्विस बहुत बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू किसी आम होटल की निस्बत। तो ये हमारे पास 3 एडिशनल पीस हो जाते हैं, जो है पीपल, जो शख्स आपको प्रोडक्ट और सर्विस दे रहा है या आप उस प्रोडक्ट और सर्विस पे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, चाहे कस्टमर खुद ही क्यों ना हो। जब कस्टमर किसी बैंक में जाएगा, उसका अपना मिजाज ही अच्छा नहीं होगा तो एम्प्लॉय भी बिगड़ जाएगा और सर्विस और प्रोडक्ट उसको अच्छी तरीके से नहीं मिलेगी। सेकेंड प्रोसेस है तरीकाकार, कि किस तरीक़ेकार से आप वो प्रोडक्ट और सर्विसेज हासिल कर रहे हैं, वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड आपके पास फिजिकल एविडेंस है, मीन्स कि आप जो सर्विस ले रहे हैं या प्रोडक्ट ले रहे हैं वो फिजिकली वैसा ही होना चाहिए। अगर आप 5-star होटल में जाते हैं तो 5-star होटल वाकई ही ऐसा होना चाहिए। इसको जस्ट आप एक बैंक में देख लें, बैंक में आप जाते हैं तो अगर आपके पास वहाँ पे पीपल होते हैं जो आपको सर्विस दे रहे होते हैं, वहीं पे प्रोसीजर होता है कि किस प्रोसीजर के बेस पे आपका अकाउंट खुलेगा, और वहीं पे फिजिकल एविडेंस होगा कि अगर आप प्लेटिनियम है, गोल्ड हैं, जो आप डील वहाँ पे करेंगे, आपको फिजिकल एविडेंस दिया जाएगा उसका कि आपके पास ये एटीएम है, आपका क्रेडिट क्राइटेरिया इतना है, आपके अकाउंट में इतने पैसे रखे जा सकते हैं, सेक्टर। तो फिजिकल एविडेंस दिया जाएगा कि आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं। तो ये बेसिकली एडिशनल 3 पीज हैं जो कि सर्विस मार्केटिंग के लिए होते हैं। जो पहले 4 पीज हैं वो बेसिकली गुड्स मार्केट के लिए होते हैं, जो टेंजिबल होते हैं, और सर्विस मार्केटिंग इनटेंजिबल होती है। ठीक है, ये पेरिशेबल भी होती है, ये एक वक्त के बाद ख़त्म हो जाती है, इसमें ओनरशिप भी सर्विस मार्केटिंग के अंदर आपके पास नहीं आती। तो यहाँ पे आज हमारा टॉपिक ख़त्म होता है 7 पीज ऑफ मार्केटिंग का। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसकी स्लाइड जो है वो मौजूद होंगी नीचे लिंक के अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। हेलो एवरीवन, दिस इज़ वीडियो नंबर 17 ऑन मार्केटिंग।
and today our topic is SWOT analysis. The SWOT stands for strength, weakness, opportunities and threat. Strength ताकत, weakness कमज़ोरी, opportunities मौके and threats खतरात. SWOT analysis is a strategic planning technique used to help a person or organization identify strength, weaknesses, opportunities and threat related to the business. SWOT एनालिसिस बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टेक्निक है जो हेल्प करती है किसी शख्स को या ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करने में, जानने में उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत क्या क्या है, उसकी वीकनेस, उसकी कमज़ोरी क्या क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, उसके लिए कौन कौन से मौके और ख़तरात मुहैया हैं इन्वायरमेंट के अंदर जो बिजनेस से रिलेटेड हैं. ठीक है, तो SWOT एनालिसिस बेसिकली किसी भी शख्स को या ऑर्गेनाइजेशन को उसकी ताकत और कमज़ोरियों के बारे में बताती है और उसको आइडेंटिफाई करवाती है कि आपके लिए कौन से अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट जो हैं वो अवेलेबल हैं. सो द गोल ऑफ SWOT एनालिसिस इज़ टू मैच द कंपनी स्ट्रेंथ टू अट्रैक्ट द अपॉर्चुनिटीज़ इन द एनवायरनमेंट while eliminating the weakness and minimizing the threat. अब मकसद क्या है SWOT एनालिसिस का बेसिकली कि वो मैच करे कंपनीज की स्ट्रेंथ को ताकि वो अट्रैक्ट कर सकें अपॉर्चुनिटीज़ को जो इन्वायरमेंट के अंदर, माहौल के अंदर मौजूद हैं, और एलिमिनेट करे, ख़त्म करे अपनी वीकनेसेस को और मिनिमाइज़ करे थ्रेट्स को, ख़तरात को, कि जो माहौल में ख़तरात मौजूद हैं. ठीक है, कि कंपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करे, अपनी वीकनेस को एलिमिनेट करे और थ्रेट्स को अवॉइड करे, किसी तरह मिनिमाइज़ करे. तो ये SWOT एनालिसिस का मकसद होता है कि कंपनी अपनी ताकतों और कमज़ोरों के बारे में जाने और उनकी मदद से अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का सामना करे. ठीक है, हम आगे देखते हैं. देयर इज़ अ डायग्राम ऑफ SWOT इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स विच एनी कंपनी में है. हमने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है SWOT की जिसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स मौजूद हैं जो किसी भी कंपनी में हो सकती हैं. ठीक है, किसी हर कंपनी में कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, कोई ना कोई वीकनेस होती है, कुछ उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं, कुछ उनको थ्रेट्स मिल रहे होते हैं. ठीक है, कि समटाइम कोई एक किसी शख्स के लिए एक प्रॉब्लम होती है और दूसरे के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती है. मैं मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है, कि बिजली जाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वही प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज़ है यूपीएस वालों के लिए और सोलर वालों के लिए कि उनके बिजनेस इसी वजह से चल रहे हैं कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती है. इसके बारे में हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में. लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हर कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस होती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स होती हैं. अब आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं कि जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस हैं ये आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं. ये ऑर्गेनाइजेशन के या किसी शख्स के अपने फैक्टर्स होते हैं कि उनमें क्या स्ट्रेंथ है, उनमें क्या वीकनेस है. हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये बैरूनी कुव्वतें होती हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या क्या हैं. हमारे पास स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं, वीकनेस और थ्रेट्स जो हैं ये हमारे पास नेगेटिव होती हैं. अब हम स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो किसी भी कंपनी के लिए स्ट्रेंथ के तौर पे काम करती हैं. टेक्नोलॉजिकल स्किल्स. ठीक है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से महारत होना, स्किल्स होना किसी भी कंपनी के लिए स्ट्रेंथ कहलाती है कि वो नई टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकती है और उसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती है, कम्युनिकेशन कर सकती है, कस्टमर तक पहुंच सकती है. तो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स बेसिकली स्ट्रेंथ कहलाती है किसी भी कंपनी में. लीडिंग ब्रांड्स, ऐसे ब्रांड्स होना जो लीड कर रहे हों मार्केट के अंदर, वो कंपनी के लिए स्ट्रेंथ होते हैं. कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर का आपके साथ लॉयल होना ये कंपनी की स्ट्रेंथ होती है. जब एक कस्टमर लॉयल होता है तो वो बहुत सारे और कस्टमर को कंपनी के पास लेके आता है. स्किल्ड मैनेजमेंट, जो इंतज़ामिया है उसका महारत अच्छी होना. ठीक है, स्किल्डफुल होना कि मैनेजमेंट जो है, इंतज़ामिया जो है वो स्किल्ड है, तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ होती है. अब हम वीकनेस की तरफ आ जाते हैं, जो नेगेटिविटी है, एब्सेंस ऑफ स्किल्स, महारत का ना होना, स्किल्स का ना होना. कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जिसमें लोगों में स्किल नहीं होती, उनको जॉब मिली हुई होती हैं. ठीक है, रेफरेंस के बेस पे, स्किल्स कुछ नहीं होते, तो बेसिकली वो वीकनेस होती हैं कंपनी के, नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं कंपनी के ऊपर. वीक ब्रांड्स, ऐसे कुछ ब्रांड्स हैं कंपनी के जो वीक होते हैं, जो कंपनी का नाम उल्टा ख़राब कर रहे होते हैं.
इनको हमें एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। लो रिटेंशन, कस्टमर का रिटेन ना रहना, बरकरार ना रहना कंपनी के लिए वीकनेस कहलाती है कि कस्टमर आपके पास लॉयल नहीं है। जब आपके पास वीक ब्रांड होंगे, स्किल्स आपके अच्छे नहीं होंगे तो कस्टमर रिटेन नहीं करेंगे आपके पास। पुअर मैनेजमेंट, इंतज़ामिया का बुरा होना, ये भी वीकनेस कहलाती है। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना है और वीकनेस को एलिमिनेट करना है। अब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हो सकती है मार्केट के अंदर। सबसे पहले हमारे पास है चेंजिंग टेस्ट ऑफ कस्टमर, कि कस्टमर का तब्दील होता हुआ टेस्ट। अब कस्टमर न्यू से न्यू चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो ये कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो नए से नए प्रोडक्ट बनाएं और कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, कि टेक्नोलॉजी का एडवांस होना, अक्सर कंपनी के लिए टेक्नोलॉजी का एडवांस होना अपॉर्चुनिटीज़ कहलाती हैं, बट एट द सेम टाइम दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस कैन बी थ्रेट टू सम अदर कंपनीज़। ठीक है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं किस तरह से कि लाइक हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांसेस है तो हम कहेंगे हमारे लिए बेहतर हो गया। हमारा जो सिस्टम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का या किसी भी चीज़ का, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का है, ऑनलाइन काम शुरू हो जाता है हमारा, ठीक है, तो हमारे लिए बड़ा बेहतर है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, घर बैठे ही खाना मंगवा लेते हैं, जाना नहीं पड़ता। ठीक है ना, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है। कंपनी के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास है लोअर टैक्सेस, टैक्सेस का कम होना बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो आपके बिजनेसमैन हैं वो टैक्सेस कम होंगे तो उनको कम के पे करना पड़ेगा, तो वो कस्टमर पे भी कम टैक्सेस लगाएंगे, तो टैक्सेस का कम होना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का आ जाना, जैसे मैंने बात की ऑनलाइन आजकल काम कर रहा है हमारा कि घर बैठे ही आप कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आए हुए हैं जो कि प्रोडक्ट को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं। मैं फूड की बात कर लेता हूँ तो हमारे पास फूड पांडा है पड़ा, ठीक है, तो न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अब हम थ्रेट की बात करते हैं। थ्रेट में आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, टेक्नोलॉजी का एडवांस होना थ्रेट भी होता है किसी कंपनी के लिए। मैं मिसाल देता हूँ अमेरिका की कि वहाँ पे जो आपके रिटेलर हैं बुक्स शॉप के, उनका बिजनेस ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट अमेज़ोन की वजह से, कि टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, आपके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, आप अमेज़ोन ने इंटरनेट के थ्रू बुक्स बेचना स्टार्ट कर दी। ठीक है, और जो बेचारे बुक रिटेलर थे वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाए, उनके लिए वो थ्रेट साबित हुआ कि उनकी दुकानों का काम, रिटेल शॉप्स का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, तो किसी कंपनी के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किसी कंपनी के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज थ्रेट है। टैक्सेस इंक्रीज, टैक्स का बढ़ना थ्रेट है। ठीक है, कि अचानक से टैक्स इंक्रीज हो जाए तो कंपनी को अपने प्रोडक्ट एक्सपेंसिस करने पड़ जाते हैं, तो एक्सपेंसिस जब एक्सपेंसिव हो जाते हैं आपके प्रोडक्ट, एक्सपेंसिस बढ़ जाते हैं तो कस्टमर को ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो वो फिर आपके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का चेंज हो जाना अचानक से, ये भी कंपनी के लिए बड़ा इशू होता है। हमारे हर 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, वो पॉलिसीज़ चेंज कर देती है, तो कंपनी को नए सिरे से काम करना पड़ता है, तो ये भी उनके लिए थ्रेट है। न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अब एक तरफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का आना अपॉर्चुनिटीज़ है, दूसरी तरफ थ्रेट है। कुछ लोग ये नए चैनल नहीं अवेल करना चाहते, अवेल नहीं कर पाते, एक्सपेंसेस नहीं होते उनके पास, पैसा नहीं होता उनके पास, तो ये न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उनके लिए खतरात बन जाते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एट द सेम टाइम वही चीज़ें आपके लिए थ्रेट भी हो सकती हैं। तो स्वाट एनालिसिस बेसिकली जायज़ा लेता है कि कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है और मार्केट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जो है वो मौजूद हैं। इनके अलावा बहुत सी स्ट्रेंथ और वीकनेस हो सकती हैं। किसी स्टूडेंट में एक स्ट्रेंथ है पड़ी कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है पढ़ने में, और किसी में स्ट्रेंथ है पड़ी कि उसके इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, वो लोगों से कम्युनिकेट बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। ठीक है, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है मैट्रिक और इंटर तक, कि वहाँ पे वो बड़े अच्छे मार्क्स लेके जाते हैं। लेकिन जहाँ बिजनेस स्टूडेंट्स की बात आती है लाइक BBA और MBA, यहाँ पे पढ़ने वाले कम और दूसरे स्टूडेंट जो होते हैं जो पढ़ाई में कम अच्छे होते हैं लेकिन इंटरपर्सनल स्किल्स बड़े अच्छे होते हैं, जिनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बड़े अच्छे होते हैं, वो वहाँ पे बाजी ले जाते हैं। तो कहीं पे किसी और के लिए अपॉर्चुनिटी है और कहीं पे किसी और के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो स्वाट एनालिसिस बेसिकली किसी भी पर्सन या कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में डिस्कस करता है रिलेटेड टू बिजनेस। तो आज का हम टॉपिक यहीं पे ख़त्म करेंगे। इनकी स्लाइड जो है उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।